देखिएगा आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDE 143 प्रेमचंद, ठीक है। इस बुक के बारे में देखेंगे, ठीक है। इस बुक में जितने चैप्टर होंगे मैं लगभग आपको सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बुक का नाम हमारा कह रहा है भाई प्रेमचंद। ये थर्ड ईयर का आपका सब्जेक्ट रहेगा जिसमें प्रेमचंद के ऊपर ही पूरी बुक है, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बुक में काफी चैप्टर हैं लेकिन हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखेंगे। ऐसे चैप्टर मैं आपको बताऊंगा जिनसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिल सकता है, ये मैं जरूर कह सकता हूं, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, पहले चैप्टर से मैं इसमें शुरू करता और इंपॉर्टेंट चैप्टर ही देखेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। पहला चैप्टर देखिए क्या रहेगा, प्रेमचंद का परिचय और साहित्य बताओ। इस अगर आप चैप्टर में देखेंगे ना तो प्रेमचंद के उपन्यासकार प्रेमचंद, यानी भैया प्रेमचंद ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं और प्रेमचंद के उपन्यासों की क्या विशेषता है। एक चीज मैं बता दूं, प्रेमचंद की चाहे कहानी हो और प्रेमचंद की चाहे उपन्यास हो, उन्होंने सामाजिक समस्याओं पर उपन्यास लिखे हैं। जैसे किसानों के ऊपर लिखा, वैश्याओं के ऊपर लिखा, महिलाओं के ऊपर लिखा, दहेज के ऊपर लिखा, पुलिस को लेकर के लिखा। यानी समाज में जो समस्याएं हैं उन सामाजिक समस्याओं को अगर किसी व्यक्ति ने हिंदी साहित्य में दिखाने का काम किया है तो प्रेमचंद है। प्रेमचंद की अगर आप कहानियां भी पढ़ेंगे तो कहानियों के माध्यम से प्रेमचंद हमारी समाज में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दिखाने का उन्होंने प्रयास किया है। वो चाहे उनकी कहानी कह सकते हो कि दो बैलों की जोड़ी हो, चाहे पूस की रात हो, चाहे उनकी ईदगाह कहानी हो, इन सारी कहानियों के माध्यम से, या प्रेमचंद के अगर मैं उपन्यासों की बात करूं, चाहे उनका उपन्यास गोदान हो या गबन हो। गोदान में कह सकते कि उन्होंने जिस प्रकार से होरी का चित्रण करके उन्होंने कह सकते उसके माध्यम से भारतीय समाज में तमाम तरह की समस्याओं को उठाने का प्रयास करते हैं, या कह सकते हैं गबन में उपन्यास में प्रेमचंद ने भारतीय समाज की समस्याओं को उठाने का प्रयास किया। तो प्रेमचंद कह सकते हैं कि उपन्यासकार तो हैं। आप सबको पहले से पता होगा कि प्रेमचंद जो हैं पहले उर्दू में लिखते थे, उर्दू से बाद में हिंदी में आए हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि प्रेमचंद हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम है, वो कहानियों में भी सबसे बड़े नाम में से एक नाम है और उपन्यास में तो सबसे बड़ा नाम है ही, ठीक है। तो चलिए भाई देखते हैं। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाकारों में से एक हैं। उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में साहित्य को लिखा है। वह मुख्यतः कथाकार है। प्रेमचंद कथा लिखता है, चाहे उपन्यास लिखा लो चाहे कहानी लिखा दो। यानी प्रेमचंद क्या है, कथाकार हैं। कविता लिखने वाले व्यक्ति ने कथा लिखते हैं, कथाकार हैं। उन्होंने सेवा सदन, ये प्रेमचंद के उपन्यास हैं, सेवा सदन, रंगभूमि और गोदान जैसे उन्होंने महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है। वहीं प्रेमचंद ने पंच परमेश्वर, दो बैलों की कथा, सवा सेर गेहूं, शतरंज का खिलाड़ी, पूस का रात, कफन जैसी चर्चित कहानियों को उन्होंने लिखने का काम किया है, ठीक है। अगर हम प्रेमचंद अपने उपन्यासों के जरिए एक नई दिशा देने का काम करते हैं। प्रेमचंद कह सकते हैं कि उन्होंने उपन्यासों के माध्यम से समाज की सच्चाई को लिखने की बात की, यानी सामाजिक जो यथार्थ है भैया, भारतीय समाज की जो सच्चाई है या भारतीय समाज की जो रियलिटी है उसको लिखने का काम किसने किया, प्रेमचंद ने किया है। उनके उपन्यासों में जहां शोषित वर्ग जिसका शोषण हो रहा है, जनता के दुख दर्द को अगर स्थान मिला तो प्रेमचंद के उपन्यासों मिला। वहीं प्रेमचंद के उपन्यासों में राष्ट्रीय भावना, क्योंकि प्रेमचंद जिस समय भैया कह सकते उपन्यास लिख रहे भाई मेरे, उस समय हमारे देश में अगर आप देखो ना आजादी की लड़ाई चल रही है, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है। तो प्रेमचंद के उपन्यास कहते थे चाहे स्वतंत्रता संग्राम पर टारगेट करके ना लिखे हों, लेकिन प्रेमचंद के उपन्यासों में हमें राष्ट्रीय भावना दिखाई देती है। प्रेमचंद कह सकते समाज की जो स्थिति है उसका हूबहू वर्णनकार है। प्रेमचंद कैसे वर्णन करते हैं कि जो समाज की जो सच्चाई है, समाज की सच्चाई को लिखने का काम किसने किया है, प्रेमचंद ने किया है। प्रेमचंद के अगर मैं उपन्यासों की बात करूं तो सदा आदर्शवादी हैं। उनमें कथा के साथ साथ, यानी प्रेमचंद कैरेक्टर को बहुत लिखते हैं। यानी प्रेमचंद के अगर आप उपन्यास पढ़ोगे ना तो उपन्यास से ज्यादा आपको देखोगे जो पात्र यानी जो जिनको हम कैरेक्टर बोलते हैं, उन कैरेक्टरों के इर्द गिर्द कहानी को पूरा घुमाते हैं। धीरे धीरे
आदर्श की जगह यथार्थ को लेकर चलते, यानी समाज, प्रेमचंद की अगर आप देखोगे वो कोई आदर्शवादी बातें नहीं करते प्रेमचंद, चाहे कहानी हो और चाहे उनके उपन्यास हो। यानी प्रेमचंद ने कह सकते भैया कि समाज में जो सच्चाई है, समाज की जो सच्चाई, उस सच्चाई को लिखने का प्रयास किया। ठीक है, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि गोदान में उन्होंने होरी के माध्यम से भारतीय समाज में गरीबी को और किस प्रकार से सामंत गरीबों का शोषण कर रहे हैं, हमारे समाज में किस प्रकार से जाति प्रथा है, हमारे समाज में किस प्रकार से कह सकते हैं कि विधवा विवाह को लेकर के किस प्रकार की समस्याएं हैं, इन सब को दिखाने का प्रयास प्रेमचंद ने अपनी कहानियों और अपने उपन्यासों के माध्यम से किया है। यानी कह सकते हैं प्रेमचंद सामाजिक समस्याओं को दिखाने का अगर किसने काम किया है तो प्रेमचंद ने किया है। ठीक है, प्रेमचंद अपने उपन्यासों के माध्यम से दलितों की, महिलाओं की, किसानों की, सभी की समस्याओं को उन्होंने लिखा है। ठीक है, प्रेमचंद कह सकते हैं कि दलितों की बात भी करते हैं। प्रेमचंद ने महिलाओं की समस्या को खास तौर से सेवा सदन जैसे उपन्यासों में अगर आप देखेंगे, महिलाओं की समस्या, वैश्याओं की समस्या, ठीक है, देह व्यापार में जो महिलाएं उनकी क्या समस्याएं हैं, या कह सकते हैं कि हमारे समाज में जो किसान वर्ग है, किसान का कैसा शोषण हो रहा, दमन हो रहा है, इसको लिखने का काम किसने किया? अगर किया है तो प्रेमचंद ने किया है। साहित्य के माध्यम से प्रेमचंद खुद कहते हैं कि जो दलित है, पीड़ित है, वंचित है, चाहे वह व्यक्ति हो चाहे वह समूह है, उसकी वकालत करना प्रेमचंद का फर्ज है। प्रेमचंद क्या कहते हैं भैया? प्रेमचंद कहते हैं कि कोई दलित व्यक्ति है, कोई पीड़ित व्यक्ति है, या किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है, तो चाहे कोई इंसान हो या कोई वर्ग हो, उसकी बातों की वकालत करना, उसका पक्ष लेना मेरा काम है और मेरा फर्ज है। ये कौन कहता है? प्रेमचंद कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि प्रेमचंद सामाजिक समस्याओं को लिखने वाले कहानीकार या कथाकार हैं। ठीक है, प्रेमचंद क्या है? कथाकार हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा प्रेमचंद के बारे में बात करते हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1980 को बनारस के लमही गांव में हुआ है। बनारस यानी जिसको आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है, वहीं पर हुआ। यूपी, उत्तर प्रदेश, बनारस यानी वाराणसी में हुआ है। ठीक है, इनके पिता का नाम मुंशी अजायब लाल है, इसलिए इनके नाम के साथ मुंशी प्रेमचंद जुड़ा, क्योंकि इनके पिता का नाम क्या था? मुंशी अजायब लाल। माता का नाम आनंदी देवी है। इनके पिता डाक खाने में मुंशी है। मुंशी क्या है? डाक खाना, एक डाक खाना होता है, यानी जिसको बोलते हैं कि जैसे आज पोस्ट ऑफिस जिसको बोलते हैं उसी को डाक खाना बोलते हैं। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस में क्या थे? इनके फादर जो थे मुंशी थे प्रेमचंद के। शायद इसी कारण से प्रेमचंद को भी मुंशी प्रेमचंद लिखने की परंपरा शुरू हुई। प्रेमचंद को लोगों ने मुंशी प्रेमचंद इसलिए लिखा क्योंकि इनके पिता जो थे वो डाक खाने में, यानी कह सकते पोस्ट ऑफिस में मुंशी थे। इनके बचपन का नाम धनपत राय है, और प्रेमचंद कह सकते धनपत राय श्रीवास्तव प्रेमचंद के बचपन का नाम है। प्रेमचंद कह सकते कि लिखते जो कहानियां को लिखने का जो शुरू किया, उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया था। ठीक है, पहले उर्दू में लिखते थे, उर्दू से हिंदी में आए हुए व्यक्ति हैं। स्कूल में इनका नाम यही था, धनपत राय श्रीवास्तव। साहित्य लेखन की बजाय उन्हें नवाब राय नाम, जब इन्होंने साहित्य लिखना शुरू किया तब इन्होंने अपना नाम नवाब राय रखा, क्योंकि उर्दू में लिखते थे तो उर्दू में इन्होंने अपना नाम नवाब राय रखा। इसी कारण से उन्हें उर्दू कहानियों का लिखना शुरू किया। 8 वर्ष की आयु में उनकी माता जी का देहांत हो गया। इसके बाद पिता ने उनका दूसरा विवाह किया। इस विमाता यानी पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। इस विमाता से प्रेमचंद की अनबन, यानी अपने सौतेली जो माँ थी उनसे प्रेमचंद की भैया पटती नहीं थी, जिसका उल्लेख उन्होंने किया। इसके बाद प्रेमचंद का विवाह हुआ। पत्नी से भी प्रेमचंद की कभी बैठी नहीं। कहते हैं अपनी दूसरी माँ और पत्नी से अच्छे संबंध प्रेमचंद के कभी नहीं रहे। ग्रह कलेश हमेशा रही, इस कारण से प्रेमचंद ने अपना घर छोड़ दिया। उनकी पत्नी बहुत दिनों तक अपने भाइयों के पास रही। प्रेमचंद ने पुनः विवाह कर लिया। इस बार उन्हें बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया, जो जीवन भर उनके साथ रही। इस विवाह के कारण आर्य समाज के प्रभाव को माना जाता है। फिर जल्दी ही प्रेमचंद ने पिता का देहांत हो गया। तब परिवार की सारी आर्थिक सामाजिक स्थिति प्रेमचंद पर आ गई। प्रेमचंद के 2 पुत्र हैं, 1 पुत्री हुई। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को पर्याप्त दीक्षा की, लेकिन पुत्री को ज्यादा नहीं पढ़ा सके और उसका जल्दी प्रेमचंद ने विवाह कर दिया था। अगर हम प्रेमचंद की बात करें, प्रेमचंद मदरसे में पढ़े। ठीक है, उन्होंने आरंभिक लेखन, शुरुआती लेखन जो उनकी पढ़ाई लिखाई वो उर्दू में रही है, इसलिए कह सकते हैं कि उन्होंने लिखना भी उन्होंने जब शुरू किया तो उर्दू में लिखना शुरू किया। प्रेमचंद ने अपना पहला यानी लेख जो है, पहला उपन्यास हम खुर्रम
और हम सब माना जाता है। उनकी पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन मानी जाती है। उनका पहला कहानी संग्रह सजे वतन 1909 में छपा। यानी कह सकते हैं प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखते थे और उर्दू से कह सकते भाई हिंदी में आए हुए व्यक्ति हैं। अगर मैं प्रेमचंद की बात करूं तो अगर प्रेमचंद की बात करूं थोड़ा सा हम इनका जिक्र उसमें करेंगे, उपन्यास को देखेंगे कि उपन्यासकार में क्या है। देखो उपन्यास के बारे में मैंने थोड़ा बहुत जिक्र किया। जो मैंने बताया प्रेमचंद के बारे में आपको यही लिखना पड़ेगा जो खासतौर से मैंने बात की है, चाहे कहानी पूछे चाहे उपन्यासकार की बात करें। देखो हिंदी उर्दू में उपन्यास की ख्याति एक उपन्यासकार रूप में प्रेमचंद की हुई है। उन्हें हिंदी समाज ने सम्राट की उपाधि, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को माना जाता है। ठीक है भाई, किसी अन्य लेखक को यह उपाधि नहीं मिली है। उन्होंने उपन्यास लिखने की जो शुरुआत की थी उर्दू में की थी, बाद में उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। उनका पहला उर्दू उपन्यास हम खुरमा हम सब जो 1906 में प्रकाशित हुआ, यह सामाजिक उपन्यास है जिसका नायक समाज सुधार का कार्य करता है। हिंदी में उपन्यास प्रेमा नाम से प्रकाशित हुआ। बाद में उपन्यास को प्रतिज्ञा शीर्षक से पुनः प्रकाशित किया गया और उन्होंने झूठी रानी शीर्षक से एक ऐतिहासिक उपन्यास वरदान भी किया। अगर बात करें प्रेमचंद के उपन्यासों की तो उन्होंने वरदान उपन्यास लिखा है। प्रेमचंद उस समय आर्य समाज से काफी प्रभावित थे, तो आर्य समाज से प्रभावित होकर के उन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम वरदान है। पहले उर्दू में छपा था, बाद में कह सकते हैं हिंदी में छपा है। वरदान जो उपन्यास है वो कह सकते हो कि यानी इसमें कह सकते हैं कि वरदान भैया जो भगवान की जो कृपा से पुत्र और बच्चे पैदा होते हैं उसी प्रकार का एक उपन्यास है जिसे वरदान कहा गया है। देवी के वरदान से प्रताप चंद्र को पुत्र रतन प्राप्त हुआ जो बाद में संस्कारी बन जाता है और वह स्वामी बालाजी की नाम से प्रसिद्धि पाता है। इस उपन्यास का संदेश यही है कि व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत आराम छोड़ करके देश की सेवा करनी चाहिए। यानी वरदान उपन्यास में प्रेमचंद यही कह रहे हैं कि भाई मेरे हम लोगों को अपना खुद की ऐश आराम छोड़ करके देश सेवा करनी चाहिए। प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास बड़ा फेमस उपन्यास है सेवा सदन। सेवा सदन जो है वो सबसे पहले उर्दू में लिखा गया बाजारे हुस्न के नाम से, बाद में यही उपन्यास हिंदी में सेवा सदन के नाम से आया। उर्दू में इसका सबसे ज्यादा स्वागत नहीं हुआ, लेकिन जब उपन्यास हिंदी में आया सेवा सदन, इसने धूम मचा दी और कह सकते रातों रात अगर किसी को प्रसिद्धि मिली तो प्रेमचंद को सेवा सदन से मिली। हिंदी में प्रेमचंद का ख्याति सेवा सदन से हुई। अपने उर्दू उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण स्वयं प्रेमचंद ने किया और इसका प्रकाशन 1919 में हुआ। उस युग में लेखकों के अनुसार यह वैश्या समस्या पर लिखा गया, यानी वैश्यावृत्ति जो होती है उस वैश्या समस्या पर कह सकते लिखा गया उपन्यास क्या भैया, ये कह सकते हो आपका ये सेवा सदन है। सेवा सदन की नायिका सुमन है। इस तरह नायिका का प्रधान उपन्यास है। सुमन सामान्य नौकरी पेशा परिवार की कन्या है जिसके पिता थानेदार हैं। पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हालांकि सुमन के पिता इस रिश्वत से बचते हैं। सुमन बड़ी होती उसका विवाह करना है। पिताजी ने बहुत ज्यादा रिश्वत ली नहीं, इसलिए भैया सुमन के शादी करने में बहुत दिक्कत आ रही क्योंकि दहेज देना पड़ रहा है। अतः सुमन का विवाह एक विधुर व्यक्ति यानी जिसकी शादी हो चुकी है उसकी पत्नी ने उसको छोड़ दिया था और बाद में एक विधुर व्यक्ति गजाधर से करना पड़ता है। यानी सुमन की शादी एक कह सकते हैं कि बेमेल विवाह करवाना पड़ता है क्योंकि भैया सुमन के जो पिताजी हैं जो कह सकते थानेदार थे लेकिन उन्होंने रिश्वत नहीं लिया था, इसलिए कह सकते हैं कि भाई उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है। ठीक है, और कह सकते हैं जो सुमन है, सुमन कह सकते वो पति के साथ बनती नहीं, पति छोड़ देता है और जगह जगह पर जाती रहती है और बाद में वैश्यावृत्ति ये शुरू कर देती है। और कह सकते हैं सेवा सदन जो उपन्यास है वो वैश्यावृत्ति के ऊपर लिखा गया उपन्यास और बहुत फेमस उपन्यास है। अगर मैं बात करूं सेवा सदन उपन्यास जो हुआ है। अगला है प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमाश्रय। सेवा सदन के बाद किसानों से संबंधित समस्याओं पर उपन्यास प्रेमाश्रम उपन्यास 1922 में आया। यह असहयोग आंदोलन से पहले का उपन्यास है। असहयोग आंदोलन के बाद प्रेमचंद की दृष्टि बदल गई। प्रेमचंद के उपन्यास को लिखने लगा कि अंग्रेजी राज में किसानों का सबसे बड़ा शत्रु है। और प्रेमाश्रम जो उपन्यास है प्रेमचंद ने इसमें किसानों की समस्या को दिखाने का प्रयास किया है। प्रेमचंद का एक उपन्यास है भैया रंगभूमि उपन्यास। इसके बाद प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि है। यह असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद लिखा गया उपन्यास है जो 1925 में आया। इसे आलोचकों ने महाकाव्यात्मक उपन्यास, बहुत बड़ा उपन्यास है। प्रेमचंद की जीवनी लिखने वाले अमृत राय ने लिखा
कि यह पहला उपन्यास है जो हिंदी में लिखा गया और बाद में इसका उर्दू, यानी प्रेमचंद का पहला उपन्यास ऐसा जो हिंदी में लिखा, पहले लिखा बाद में उर्दू में ट्रांसलेट हुआ है, रंगभूमि है। और देशभक्ति को लेकर के लिखा गया ये प्रेमचंद का उपन्यास रंग। एक प्रेमचंद ने बड़ा उपन्यास लिखा निर्मला। निर्मला जो उपन्यास कह सकते कि महिला और बेमेल विवाह को लेकर के उपन्यास लिखा, यानी स्त्री समस्या को लेकर के, स्त्री पुरुष में किस प्रकार से हमारे समाज में भेदभाव है और हमारे समाज में किस प्रकार से महिलाओं की शादी, एक बेमेल विवाह मतलब समझते हो भैया, कहने का मतलब लड़की की शादी हमने ऐसे लड़के से करवा दी है जो लड़का योग्य नहीं उस लड़की के लिए, उसको बोलते बेमेल विवाह। जैसे मान लो लड़की की उम्र 20 साल है और लड़के की उम्र 45 साल है तो मैंने विवाह करवा दिया, क्या बेमेल विवाह है, ठीक है। इसको जैसे मान लो कोई लड़की है 50 साल की महिला है और उसकी 25 साल के लड़के शादी करवा दी, बेमेल विवाह। यानी बेमेल विवाह का मतलब होता है जी कि दोनों में कोई मेल मिलाप नहीं है, कोई संबंध सही से बन नहीं रहा, यानी एक प्रकार से बेमेल है, यानी कह सकते हैं एक प्रकार से दहेज नहीं दे पा रहे हैं, इस कारण से हो रहा है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति की 2 शादियां हो चुकी हैं और दोनों शादियां टूट गई, उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, अब एक ऐसी लड़की से उसकी शादी कराई जा रही है जो जिसकी पहली बार शादी हुआ और वो 2 बार शादी कर चुका है, इस प्रकार के विवाह को बेमेल। यानी कह सकते हैं प्रेमचंद ने भैया अपने उपन्यासों में समाज में जो समस्याएं, उन सामाजिक समस्याओं को उठाने का काम निर्मला में भी उन्होंने किया है। तो प्रेमचंद के उपन्यासों की अगर आप बात करो, चाहे गबन उपन्यास है, गबन उपन्यास जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले हो जाता, तब प्रेमचंद ऋषियों के आभूषण प्रियतम की कहानी है, कुछ दिनों बाद कहानी चलती है। गबन उपन्यास में अगर आप देखोगे ना तो इसका नायक रामनाथ है जो मध्यम वर्गीय पात्र है। इसमें अंग्रेजों की सरकार की स्वतंत्रता सेनानी की प्रताड़ना का वर्णन किया गया। प्रेमचंद उपन्यास में पुलिस को अब तक अपेक्षाकृत स्वतंत्र देखती आती, लेकिन किसानों पर अत्याचार को लेकर के इसमें लिखा गया। यानी गबन जो उपन्यास है भैया, जो जमींदार होती थी ना, जो किसानों की जमीनें हड़प जाते थे, उस घटना को दिखाने वाला उपन्यास कौन है? गबन उपन्यास। गबन कर जाना यानी किसी का कुछ खा लेना, गबन कर जाना यानी किसी का हड़प लेना, ये गबन। यानी गबन जो उपन्यास है, कह सकते हैं कि अंग्रेजों की जो शासन प्रशासन है या अंग्रेजों की जो पुलिस है वो किस प्रकार से किसानों का और किस प्रकार से उनका दोहन कर रही है, उनको किस प्रकार से परेशान कर रही है, पुलिस किस प्रकार से लोगों को परेशान करती है और उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, उसको उस बातों को दिखाने का काम किसमें किया है? गबन उपन्यास में, ठीक है। अगला प्रेमचंद का एक उपन्यास है कर्मभूमि। कर्मभूमि जो उपन्यास है, कह सकते हैं कि इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के, किसानों की समस्या को लेकर के इस उपन्यास में भी प्रेमचंद ने यही सब। गोदान उपन्यास, ये बड़ा फेमस उपन्यास रहा गोदान। गोदान प्रेमचंद का अंतिम अपूर्ण उपन्यास है। इसमें होरी के माध्यम, जिसकी पत्नी धनिया है, जिसका कह सकते हैं कि उनका बेटा गोबर है, और इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद ने भारतीय समाज में, जो हमारे समाज में खास तौर से किसानों की जो समस्या है, जमींदारों को लेकर के, हमारे समाज में जिस प्रकार से अगर आप देखोगे कि महिलाओं की क्या समस्या है, ठीक है, इन सभी समस्याओं को अगर किसी एक उपन्यास में अगर आप देखोगे तो गोदान उपन्यास है। तो गोदान प्रेमचंद का एक बड़ा फेमस उपन्यास रहा, जिसमें किसानों की समस्या को लेकर के, मध्यम वर्गीय परिवारों को लेकर के, इन सब को लेकर के प्रेमचंद ने इसमें उपन्यास में लिखा। किसानों के शोषण के लेकर के किसी उपन्यास में कि भाई गोदान की बात का क्या बात करता है कि भाई किसानों का किस प्रकार से शोषण हो रहा, दमन हो रहा, उस उपन्यास में यानी इसमें बताया गया। ठीक है। तो प्रेमचंद के उपन्यासों को लेकर के अगर उनकी विशेषता पूछे या प्रेमचंद के उपन्यास बताइए तो आप लोगों को यही कुछ बताना होगा जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। और एक प्रेमचंद के कहानी पूछे तो कहानियों में भी अभी हम 2-3 कहानियां पढ़ेंगे, उसी से रिलेटेड आप बता सकते हैं। तो कहानी पूछे चाहे उपन्यास पूछे तो आप कहानी भी, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, 2 बैलों की जोड़ी पढ़ेंगे, या कह सकते हम लोग इसमें और पूस की रात पढ़ेंगे, ईदगाह कहानी पढ़ेंगे। आप लोगों ने प्रेमचंद की कई कहानियां पढ़ रखी होगी, तो उन कहानियों की थोड़ी थोड़ी स्टोरी करके आप प्रेमचंद की अगर कहानी पूछे, उपन्यास पूछे तो अच्छे से बता सकते हैं जो हमने प्रेमचंद के बारे में जिक्र किया है। और मैं कह सकता हूं एक क्वेश्चन आपको प्रेमचंद का देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 2 क्या रहेगा भैया? सेवा सदन का कथानक और अवंतर वस्तु। इसमें हम सेवा सदन की कथा को देखेंगे, सेवा सदन, और सेवा सदन की भैया अंतर वस्तु क्या है। अंतर वस्तु यानी सेवा सदन में किन किन विषयों की बात की गई है, ठीक है। तो चलिए भाई इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
और काफी इंपॉर्टेंट उपन्यास है सेवा सदन। सेवा सदन क्या है? देखो, सेवा सदन उपन्यास का प्रकाशन 1918 में हुआ। इसे पहले प्रेमचंद ने 1916 में उर्दू में बाजार-ए-हुस्न नाम से लिखा था। स्त्री के जीवन के दुखों और संघर्षों का उपन्यास है, यानी कह सकती कि महिला के जीवन में क्या दुख है, क्या संघर्ष है, उस दुखों और संघर्षों को लेकर के लिखा गया उपन्यास सेवा सदन है। इसे प्रेमचंद का पहला यथार्थवादी, यानी कह सकते ये पहला ऐसा उपन्यास माना जाता है जिसमें प्रेमचंद ने सामाजिक समस्या को दिखाया है, रियलिटी को दिखाया है। प्रेमचंद भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा को बताते हैं। प्रेमचंद कहते हैं कि परिवार हो, समाज हो, बाजार हो, राजनीति हो, सब में स्त्रियों की छवि का उन्होंने सही सही चित्रण किया है। सुमन, भोली और सुभद्रा जैसी मुख्य तथा गंगाजली, शांता और जानवी जैसी स्त्रियों के माध्यम से प्रेमचंद ने कह सकती कि महिलाओं की समस्या को यहाँ पर दर्शाने की बात की है। अगर हम सेवा सदन की बात करें, उपन्यास पुलिस के दरोगा कृष्णचंद्र के वर्णन से शुरू होता है, जो अपने विभाग में सम्मानित और ईमानदार अधिकारी है। यानी इस उपन्यास में एक दरोगा है जिनका नाम है कृष्णचंद्र, और बड़े ईमानदार अधिकारी हैं, ठीक है, और रिश्वत नहीं लेते हैं। सरकार से जो वेतन मिलता है उसी में अपना जीवन यापन करते हैं। और जो ईमानदार अधिकारी है कृष्णचंद्र हैं, अपने परिवार में पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहते हैं। उनकी 2 बेटियां, 2 लड़कियां, सुमन और शांता। जब सुमन शादी करने की योग्य हुई, कृष्णचंद्र के सामने समस्या आ गई कि शादी के लिए भैया दहेज नहीं था उनके पास। इस चक्कर में दहेज नहीं था। इधर उनके क्षेत्र में एक बड़ा महंत और जागीरदार रामदास है जो ऊंची जात वाला है। उसका कारोबार बांके बिहारी लाल के नाम से चलता है। वह लोगों को सूद पर धन देता है और कर भी लेता है। उसके यहाँ अखाड़े में लठैत साधु हमेशा रहते हैं। इलाके में किसी भी नागरिक को यह एहसास ना था कि महंत की किसी बात को ना माने। यहां तक कि महंत से बैर लेकर के रहना इलाके में असंभव था। एक दिन यह घटना हुई कि महंत के करिंदों ने इलाके में एक बूढ़ी आसमानी को कर न देने के कारण हाथ पैर बांध करके खूब पीटा। रात भर चेतू ने दम तोड़ दिया। प्रेमचंद ने उपन्यास में लिखा है कि दरोगा कृष्ण राय को मालूम हुआ कि मानो ईश्वर ने बैठे बिठाए सोने की चिड़िया उनके पास भेज दी। तहकीकात करने चले, लेकिन महंत जी उस इलाके में ऐसी धमक थी कि दरोगा की कोई गवाही न मिल सकी। लोग एकांत में आकर के सारा वृत्तांत कह जाते, पर कोई बयान नहीं देता। आखिरकार दरोगा कृष्णचंद्र ने कुछ गवाह तैयार किए। इस स्थिति पर महंत थोड़ा भयभीत हुआ, अतः उसने अपने मुख्तर के माध्यम से रिश्वत से मामला खत्म करना चाहा। कृष्णचंद्र ने पर भी यही अवसर था। 3000 में मामला तय हुआ, लेकिन मुख्तर ने अपने हक के 500 रुपए सैकड़ा रकम की मांग की, जिसे दरोगा ने ठुकरा दिया। वह जानते थे रिश्वत की कमाई अकेले हजम नहीं होती है। मुख्तर ने उनके महकमे में शिकायत कर दी। इस बात पहुंच गई। बड़े पुलिस अधिकारियों ने गुप्त तहकीकात कर मामला सही पाया। ठीक सुमन की शादी के तिलक जाने की साइत में पुलिस सुप्रिंटेंडेंट ने कृष्णचंद्र को गिरफ्तार कर लिया। 2-3 महीने बाद मुकदमे के बाद कृष्णचंद्र को 5 वर्ष की कैद हुई। महंत जी 7 वर्ष के लिए गए और दोनों को काले पानी का दंड मिला। उधर कृष्णचंद्र की पत्नी गंगाजली और दोनों पुत्रियों को गंगाजली का भाई उमानाथ अपने साथ ले गया। सुमन का विवाह जहां होने वाला था वह टूट गया और अब दौड़ धूप में कह सकते हो कर उमानाथ ने एक विधुर गजाधर से सुमन का विवाह कर दिया। किससे शादी हो जाती है? सुमन की गजाधर से, क्योंकि उसके सुमन के जो पिता है ना, जो दरोगा थे थाने में, दिक्कत क्या हो भाई, उनको रिश्वत के केस में पकड़ लिया गया। क्योंकि वो बाद में सोचे थे कि भाई ये सुमन की शादी, इसलिए थोड़ा सा रिश्वत इकट्ठा कर लें। इस चक्कर में अगर बात करें, सुमन का पति जो गदाधर है बनारस में 15 रुपए की नौकरी करता, कल रखी, बहुत साधारण घर में रहता है। सुमन को वहां कर यहाँ बहुत धक्का लगा, ठीक है। उसका लालन पालन सुमन का जिस सुख परिवार में हुआ, यहाँ तो अच्छा खाना पहनने को नहीं मिला। इन परिस्थितियों में गृहिणी का निर्वाह करना मुश्किल था। सुमन नवयौवना थी, जिस साधारण मोहल्ले में रहती थी उस मोहल्ले से अधिक सुंदर स्त्री कोई न थी। ऐसे में उसका यौन पर
गर्व अभिमान होना किसी आश्चर्य की बात न थी। एक तरफ यौन का गौरव, दूसरी तरफ आर्थिक तंगी, रोज मुश्किल, ऐसी गृहस्थी का निर्वाह असंभव था। उधर सुमन के घर एक रूपजीवी वैश्या जो सेवा सदन के संदर्भ में है भोली रहती थी, जिसके यहाँ नगर के बड़े बड़े लोग आते थे। उसका ठाट बाट सुमन को लगता था कि वैश्या होने पर भी इस औरत का सम्मान अधिक है। एक दिन अपने पड़ोस की स्त्रियों के साथ गंगा से लौटते हुए सुमन का मन हुआ थोड़ी देर बंगले में टहला जाए। वहां उद्यान में सुंदर छोटा सा पशु पक्षी भी थे। सुमन इस बगीचे में टहलने लगी और एक बेंच पर देखा कि उसका मन कुछ देर बैठा जाए। वहां बैठते ही बगीचे के चौकीदार ने आकर उसे उठा दिया और देर तक वह भोली एक अन्य वैश्य के साथ आई और उसे बैठने दिया। सुमन यह सब देख करके अत्यंत कुपित हुई और चौकीदार से लड़ने लगी। तब जाकर के वहां गुजर कर एक कार आई और एक सज्जन और उसकी पत्नी ने सुमन की सहायता की। निश्चय ही हस्तक्षेप किया और चौकीदार को डांटा। वह लोग सुमन को मोहल्ले में ले गए। यानी कह सकते हैं सुमन जो है आसपास जो उनके घर के बगल जो भोली रहती है एक वैश्या, उससे बड़ा उसका हो जाता है। ठीक है। और बाद में सुमन कह सकते हैं सुमन के पति के पास भाई पैसा नहीं है, आर्थिक तंगी में जीवन चल रहा है, इसलिए सुमन जो है अपने पति को छोड़ करके भोली के पास चली जाती है और कह सकते हो एक प्रकार से वैश्यावृत्ति करने लगती है। और बाद में उसको यहाँ पर भी मन नहीं लगता है। फिर वो सुमन दाल मंडी में चली जाती है। वहां एक प्रकार से विधवा आश्रम में इसको रहने लग जाती है। उपन्यास की अगर अंतिम की बात करोगे तो उपन्यास की परिणति को पहुंचता है। सदन सिंह बारात लौटाने के अपने पिता के निर्णय से खिन्न है। यानी कह सकते कि भाई सुमन की जो छोटी बहन है उसका शादी होने वाला है, लेकिन उसकी शादी इसलिए टूट जाती है कि उसकी बड़ी बहन जो है वो वैश्यावृत्ति करती थी, इसलिए उसकी बहन की शादी जो है वह भी टूट जाती है। खासतौर से जो छोटी सिस्टर, छोटी जो बहन थी अगर हम लोग बात करें। ठीक है। तो उपन्यास यही कि महिलाओं की समस्याओं को अगर आप देखोगे किस प्रकार से इन्होंने दिखाया है कि एक महिला किस प्रकार से तमाम समस्या के कारण वैश्यावृत्ति में चली जाती है। और जब सुमन वैश्यावृत्ति में चली जाती है तो उसकी बहन छोटी जो शांता है, शांता की शादी भी टूट जाती है, उसकी बेचारी की शादी भी नहीं हो पाती है। तो इन सब चीजों को कह सकते इस उपन्यास में दिखाने का प्रयास किया। सेवा सदन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो अगर विशेषताओं की बात करोगे इसमें सुमन के संघर्षों और दुखों को लिखा गया है और महिलाओं के कष्टों को बारे में कह सकते इसमें बताया गया है। सेवा सदन के माध्यम से कह सकते कि प्रेमचंद्र महिलाओं की समस्याओं को दिखाने का उन्होंने प्रयास किया है। और भ्रष्टाचार एक प्रकार से विवश होकर के उसके पिता ने जो भ्रष्टाचार करने की बात की थी और बाद में उसको जेल जाना पड़ता, जिस कारण से कह सकते हो कई समस्या। अगर बात करूं तो इस उपन्यास की विशेषता क्या है भैया, स्त्री जीवन के संघर्षों को दिखा। भाई महिलाओं के जीवन में क्या संघर्ष है, स्त्रियों का जो चरित्र है वो कितना विश्वसनीय है, खासतौर से अगर उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। जो सामंत है, सामंत किस प्रकार से शोषण दमन करते लोगों को इसको दिखाया गया है। समाज में किस प्रकार की कुरीतियां हैं। ठीक है। समाज में आज भी दहेज है, दहेज प्रथा, तमाम जो कुप्रथाएं व्याप्त हैं। सरल और सहज भाषा में कह सकते इस उपन्यास को लिखा गया है। अगर इस उपन्यास की बात करें तो प्रेमचंद्र जी ने स्त्री समस्या को दिखाया खासतौर से सेवा सदन के माध्यम से। क्या है, सेवा सदन के माध्यम उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद ने महिलाओं की समस्याओं को दिखाने का प्रयास किया है कि भाई किस प्रकार से अगर दहेज नहीं है तो लड़की की शादी नहीं हो पा रही है और किसी अधेड़ उम्र के व्यक्ति से बेमेल विवाह महिलाओं का कर दिया जाता है और बाद में उन्हें तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सती प्रथा, बलि प्रथा, इस प्रकार के तमाम समस्याएं कह सकते हैं महिलाओं को झेलना पड़ा है। समाज में महिलाओं को आगे बढ़ने का कोई अवसर नहीं है और बाद में कह सकते हो वैश्यावृत्ति जैसे धंधों में भी चली जाती हैं। भोली जैसी महिला के माध्यम से प्रेमचंद यही कह रहे हैं कि समाज में ऐसी महिलाओं का बड़ा मान सम्मान है जो वैश्यावृत्ति करती है। उनके यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, लेकिन जो महिलाएं कह सकते हैं एक प्रकार से पतिव्रता हैं या कह सकते उनका समाज किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं करता है। इस प्रकार से महिलाओं की समस्या को दिखाने का प्रयास किया है। प्रेमचंद ने विवाह को लेकर के यहाँ पर बड़ा कहा कि हमारे समाज में विवाह को बड़ा पवित्र माना जाता है, लेकिन समाज में अगर आप देखोगे कि भैया अगर दहेज नहीं है तो विवाह अच्छे से नहीं हो पाता है। अगर आपके पास दहेज नहीं तो आपकी लड़की की शादी कह सकते एक ऐसा लड़के की शादी आप करनी पड़ जाएगी जो आपकी लड़की के योग्य नहीं है, यानी एक प्रकार से बेमेल विवाह करना पड़ जाएगा। तो प्रेमचंद्र कह सकते कि विवाह जो है उसका विवाह संस्था का इन्होंने आलोचना किया है कि दहेज एक बड़ा कारण जिस
कारण से विवाह होने में महिलाओं को बड़ा समस्या का सामना करना पड़ता है। और विवाह हो जाने के बाद भी उन्हें कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, शादी हो जाती है फिर भी अगर आप देखेंगे तो उनकी जो समस्याएं हैं वो लगातार यहाँ पर क्या रहती हैं भाई मेरे, बनी रहती हैं। तो इन समस्याओं को कह सकते हैं उन्होंने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया अगर हम लोग बात करें, ठीक है। तो ये सारी समस्याओं को कह सकते हैं ये सेवा सदन के माध्यम से प्रेमचंद ने यहाँ पर इसको रेखांकित किया। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 4 क्या रहेगा, क्योंकि भाई ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेवा सदन के चरित्र। यानी सेवा सदन जो प्रेमचंद का उपन्यास है इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं और उनकी चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं, यानी जो कैरेक्टर हैं उनके चरित्रों की क्या क्या खासियत है। तो सेवा सदन के प्रमुख चरित्रों की बात करेंगे और उनकी क्या क्या खासियत है, जिसमें सुमन का भैया सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और ये भी आ सकता है कि स्त्री संघर्ष का प्रतीक सुमन है। भैया सुमन एक प्रकार से कह सकते हैं स्त्रियों के लिए रोल मॉडल बन गई है। उसने जिस प्रकार से कह सकते हो संघर्ष किया है, यानी उसके संघर्ष को रोल मॉडल के रूप में पेश किया गया इस उपन्यास में, ठीक है। भैया सेवा सदन के पहला जो कैरेक्टर है वो सुमन है। समूचा उपन्यास यानी पूरा उपन्यास जो सुमन के आसपास ही घुमा है। उसके विवाह के कहानी से उपन्यास शुरू होता है और उसके आश्रम यानी सुमन ने जब महिलाओं के लिए आश्रम बना लिया वैश्याओं के लिए, वहीं पर उपन्यास खत्म होता है। उपन्यास के अनुसार अगर हम लोग बात करें, सुमन चंचल है, सुंदर है, लाड प्यार से पोषित है, स्वाभिमानी लड़की है, बढ़ चढ़ करके रहने की इच्छा रखने वाली लड़की है। कौन है? सुमन है। सुमन चंचल और सुंदर लड़की है। सुमन को बहुत ही लाड प्यार से पाला गया है। सुमन एक स्वाभिमानी लड़की है। सुमन कह सकते भैया बढ़ चढ़ करके यानी अच्छा जीवन जीने की इच्छा रखने वाली लड़की है कि ऐश आराम का मैं जीवन जीऊं, ठीक है। और सुमन कह सकते हो कि संघर्षशील महिला है। सुमन के पिता की आर्थिक कठिनाई के कारण सुमन का विवाह एक गजाधर के नाम से व्यक्ति से हो जाता है, जो बेमेल विवाह है, यानी उसके लायक नहीं है सुमन के लायक उसका पति, ठीक है। गजाधर का जीवन बड़ा गरीबी में बीत रहा है। भोली एक वैश्या है जो सुमन के आसपास रहती है। भोली की कुसंगति के कारण, पति की कठोरता के कारण, पदम सिंह की दूरदर्शिता के कारण वह वैश्या का जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर। यानी सुमन ने भैया जो वैश्या का जीवन जी रही है उसका कारण क्या है कि भोली के कारण वो वैश्या के यानी भोली का साथ किया तो कुसंगति हो गई, अच्छी संगति नहीं थी भोली के साथ, भोली वैश्या थी, उसको वैश्या बना दी सुमन को। पति जिस प्रकार से सुमन का कठोर है यह भी उसके वैश्या बनने में सबसे बड़े कारण है। और पदम सिंह की जो दूरदर्शिता है, ये सारी चीजें क्या है कि सुमन को वैश्या बना दिया। वह समझती है मान मर्यादा धन से होती है और धन और कर्तव्य पालन से नहीं। अपनी कुचेष्टाओं के कारण आग में कूद पड़ी है। यह सोच समझ करके उसमें आत्म परिष्कार की भावना है। वैश्या जीवन छोड़ते समय उसका पुनर्जन्म होता है। उस समय उसके चरित्र में संयम और त्याग है। प्रेमचंद ने मनुष्य के भीतर मरने नहीं दिया है। थोड़े समय के बाद उसका शुद्धिकरण हो जाता है। वह समाज का श्रृंगार होती है। सुमन के चरित्र में पहली बार कहानी में साहित्य को ऐसी चरित्र मिली है जिसका संकल्प दृढ़ है। सुमन के चरित्र को विस्तार से हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई सुमन किस प्रकार से है। पदम सिंह की बात करेंगे, ये भी एक बड़ा कैरेक्टर है इस मुख्य पदम सिंह। पंडित पदम सिंह शर्मा के पाठकों से पहला परिचय उपन्यास में सुमन की सहायता के लिए। जब सुमन गंगा स्नान के बाद बगीचे में बेंच पर बैठी है, वहां पर तैनात कर्मचारी आकर के सुमन के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो पदम सिंह उनकी पत्नी वहां करके कार से निकलते हैं और तुरंत रुक करके उस कर्मचारी को डांटते हैं और सुमन को घर भी छोड़ते हैं। अपने पड़ोस के इस वकील और उसकी पत्नी से सुमन का प्रभावित हो जाती है और धीरे धीरे पदम सिंह के साथ सुमन का मेल जोड़ बढ़ता है। पदम सिंह म्युनिसिपैलिटी चुनाव जीत जाते हैं। अपने घर भोली का मुजरा करवाते हैं पदम सिंह। सुमन भी यहाँ आती है। यहाँ से लौटने में देरी के बाद उसका पति झगड़ा करता है सुमन का। सुमन पदम सिंह की पत्नी सुभद्रा से शरण मांगती है जो पदम सिंह देते हैं, लेकिन जल्द ही नगर में चर्चा होती है कि चर्चाओं से घबराकर वह अपने नौकर द्वारा सुमन को घर छोड़ जाने को कहते हैं। सुमन इस घटना से कड़ी प्रतिक्रिया देती हैं कि मैं सुभद्रा के बल पर कूद रही थी। मैं इस पंडित जी को कितना भला आदमी समझती थी।
अब मालूम हुआ कि रंगा हुआ सियार है, यानी पदम सिंह के बारे में सुमन कह रही है। ठीक है, अगला जो कैरेक्टर है इसमें अगर बात करें विट्ठल दास, विट्ठल दास का प्रथम परिचय गजाधर के माध्यम से होता है। गजाधर यानी जो सुमन का जो पति था। सुमन पदम सिंह के घर में जब शरण लेती है, उन्हें घूम घूम कर बदनाम करने वाला आदमी विट्ठल दास है। तब वह सबसे पहले विट्ठल दास के पास जाता है। प्रेमचंद विट्ठल दास के बारे में कहते हैं कि वह देश का सेवक है, सामाजिक अत्याचारों और शत्रु उदारता उसमें भरी हुई है। वह विश्वासी हृदय का व्यक्ति है जिसमें सहानुभूति है, किंतु वह अपने वादे के प्रति सहानुभूति न है। विट्ठल दास को उससे द्वेष हो जाता है। पदम सिंह को यह समाचार सुनते ही वह फूले न समाये। शर्मा जी के मित्र सहयोगियों ने जाकर उनको सूचना दी। विट्ठल दास एक प्रकार से जो आगे चल करके सुमन की मदद करता है, ये भी एक बड़ा कैरेक्टर है। अगला कृष्णचंद्र, सुमन के पिताजी। सेवा सदन उपन्यास में एक पात्र है जिनका नाम है दरोगा कृष्णचंद्र, जो उपन्यास की नायिका सुमन के पिताजी हैं। बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। ईमानदारी इतनी है कि वो रिश्वत नहीं लेते हैं। 50 वर्ष नौकरी करते हो गया है, लेकिन आज तक उनकी नीयत नहीं बिगड़ी है, कभी रिश्वत नहीं ली। लेकिन सुमन का विवाह करना है, इसलिए वह रिश्वत लेने का प्लान बनाते हैं और रिश्वत लेते हुए बेचारे वो पकड़े जाते हैं और उनको सजा हो जाती है, जिस कारण से उनकी बेटी सुमन का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हो जाता है जो सुमन की योग्य नहीं है। ठीक है, तो कह सकते हैं इसमें ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कृष्णदास, जो क्या है सुमन के पिता हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें भी का गजाधर, गजाधर कौन है? सुमन का पति है। सुमन का विवाह किसी सुंदर सुशील और पढ़े लिखे लड़के से तय हो गया था और तिलक के दिन उसके पिताजी की रिश्वत में गिरफ्तारी हो गई, जिसके बाद उसका सुमन का शादी रद्द हो गया। अपनी मां के साथ मामा के घर जाना पड़ा सुमन को, और सुमन के मामा ने किसी तरीके से एक विधुर व्यक्ति यानी जिसकी पत्नी मर गई थी वो यानी कह सकते उससे शादी, यानी कह सकते कि एक व्यक्ति जो है गजाधर से कर देता। गजाधर विधुर, विधुर मतलब सकती है कि गजाधर की पत्नी की डेथ हो चुकी है और गजाधर विधुर व्यक्ति है, तो सुमन की शादी गजाधर से तय कर दिया। गजाधर बहुत गरीब आदमी है, खाने वाने को कुछ नहीं है, जो सुमन को मारता है, जो सुमन को पीटता है और सुमन को तमाम तरह के दुख देता है। तो गजाधर एक इस प्रकार से है। तो गजाधर भी कह सकते हैं कि इस उपन्यास का भाई क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर गजाधर की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो खास तौर से जो आपका उपन्यास है सेवा सदन, सेवा सदन से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा या जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो चारित्रिक विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं, और अगर आप कैरेक्टर के बारे में जानते हैं तो उपन्यास को भी आपको लिखने में आसान होगा। भैया जैसे मैंने आपको कैरेक्टर बता दिए, तो कैरेक्टर से आप उपन्यास में कुछ भी पूछा जाएगा तो आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर पाएंगे। बाई चांस मान लो अगर एक क्वेश्चन जैसे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे स्त्री संघर्ष का प्रतीक सुमन, तो भाई सुमन जो है स्त्रियों के संघर्ष का एक प्रकार से रोल मॉडल बन गई सुमन। तो सुमन का कैरेक्टर कैसा है? सुमन जो उपन्यास की नायिका है और पूरा उपन्यास सुमन के इर्द गिर्द ही रचा गया है। तो सुमन की क्या विशेषता? तो सुमन अगर आप देखोगे सुमन का व्यक्तित्व बहुत उदार है, बहुत ही उदार हृदय की महिला है सुमन। ठीक है, उसका दिल बहुत जल्दी ही बदल जाता है, किसी को देख करके उसको मदद करने की उसकी इच्छा होती है। सुमन का व्यक्तित्व कैसा? उदार हृदय की महिला, संघर्ष हमेशा करती हुई आपको दिखाई देगी, यानी संघर्षशील महिला अगर आप देखोगे तो भाई सुमन है। सुमन ने पूरे उपन्यास में अगर आप देखोगे तो हम लोगों को संघर्ष करते हुए ही लड़की दिखती है, तमाम संघर्षों के साथ ये लड़ी है, स्वाभिमान के साथ लड़ी है। कभी भी इसने एक प्रकार से कह सकते हो कि अपमान सहते हुए इसने अपना जीवन काटा है। संघर्ष को पति के साथ जिसके साथ शादी हुई कितना संघर्ष किया। ठीक है, और एक प्रकार से हर व्यक्ति ने इसको एक प्रकार से आगे चल करके धोखा ही दिया है, चाहे भोली हो, चाहे पदम सिंह हो, चाहे उसका पति गजाधर हो, सबने एक समय सुमन को। सुमन जो है मर्यादा और स्वाभिमान से भरी हुई लड़की है, यानी सुमन में मर्यादा है, स्वाभिमानी लड़की है और तेजस्वी लड़की है, यानी जो सोचती है उसको करती है। ठीक है, स्वाभिमान है इस लड़की में अगर आप देखोगे सुमन एक ऐसी लड़की है जो वैश्याओं के लिए कुछ करना चाहती है, उनके लिए कुछ भला सोचती है। इसीलिए उसने मैंने कह सकते वैश्याओं के लिए उसने एक कह सकते हैं एक वो भी खोल रखा है, एक प्रकार से कह सकते हैं जिसको बोलते हैं कि रहने के लिए उनके। देखिएगा जैसे हम लोगों ने क्या बात की भाई कि जो सुमन है वो मर्यादा में रहती है, दूसरा स्वाभिमानी लड़की है, स्वाभिमान है,
और तेजस्वी है, तेज इसमें बहुत है। सुमन, सुमन कह सकते हैं कि सुमन में ए है कि मुझे वैश्याओं के लिए कुछ करना है, इसलिए उन्होंने कह सकते हैं वैश्याओं के लिए उसने आश्रम खोला जिसका नाम उसने सेवा सदन रखा था, और यहीं पर जाकर के उपन्यास समाप्त हो जाता है। सुमन जो है कह सकते हैं कि लोभी लड़की नहीं है, कृतज्ञता का बोध है सुमन के अंदर, यानी सुमन के साथ जो भलाई करता, जो व्यक्ति भला करता है, सुमन उसके साथ भी भला करने का भाव रखती है लड़की। ये इस प्रकार से कह सकते हैं सुमन का एक कैरेक्टर है, सुमन का कह सकते हैं व्यक्तित्व हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सुमन का व्यक्तित्व क्या है, या स्त्री संघर्ष का प्रतीक क्या सुमन है, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आएगा, तो आप लोगों को जो मैंने बताया यही लिखना होगा। ठीक है, अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 5 क्या रहेगा, करबला की अंतर वस्तु और उसका मूल्यांकन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर रहेगा, करबला। करबला नाटक का कथ्य, करबला क्या है, उपन्यास, यानी ये क्या है, प्रेमचंद का एक नाटक है करबला। करबला काफी इंपॉर्टेंट नाटक है और इस नाटक से आपको क्वेश्चन में एग्जाम जरूर देखने को मिल सकता भाई मेरे। ठीक है, करबला नाटक। देखो करबला नाटक क्या है, देखो करबला प्रेमचंद का ऐतिहासिक और धार्मिक नाटक है। कैसा नाटक है, इतिहास का नाटक और धार्मिक नाटक है। इसका आरंभ जो है यजीद और उसके समर्थकों के बैठक से होता है। यजीद उस समय खलीफा घोषित हो चुका है, यानी कह सकते हैं कि जो करबला नाटक है उसमें एक व्यक्ति का नाम है यजीद, और करबला जो है धार्मिक नाटक है, खास तौर से मुसलमानों की बात कर रहा है। यजीद जो है खलीफा खलीफा कौन होता है, खलीफा मतलब इस्लाम धर्म में जो धार्मिक और जो राजनीतिक व्यक्ति जो होता है, सबसे बड़ा पावरफुल जो धार्मिक व्यक्ति है उसी को खलीफा बोला। तो यजीद खलीफा बन चुके हैं। उस समय लोगों का विश्वास था कि खलीफा के रूप में उसका चयन इस्लामिक परंपरा से नहीं हुआ, यानी कह सकते यजीद को जो खलीफा बनाया गया था, लोगों का मानना था भैया कि जो यजीद को खलीफा बनाया गया है वो इस्लामिक परंपरा यानी मुसलमानों की जो नियम कानून है उस नियम कानूनों के आधार पर यजीद को खलीफा नहीं बनाया गया। हजरत अली के पुत्र, हजरत अली जो है उनके पुत्र हजरत हुसैन जो है उनको खलीफा बनाना चाहिए, यानी कई लोगों का मानना था कि भैया यजीद को खलीफा क्यों बनाया गया, हजरत अली का जो लड़का है हजरत हुसैन जो है उसको खलीफा बना जाना चाहिए। अपने मन में यजीद भी यह जानता था, इसलिए उसके मन में विश्वास था कि हुसैन उसके नाम की बैयत नहीं लगेंगे, अर्थात खलीफा के रूप में स्वीकार, यानी कह सकते हैं यजीद को भी लगता था कि लोग उसको खलीफा के रूप में नहीं मानेंगे। फिर भी इस्लाम के अनुयायियों पर हुसैन का नैतिक प्रभाव है, यानी कह सकते हैं हुसैन का नैतिक प्रभाव जिसको लोग चाहते थे। अतः यजीद हुसैन को मारने का आदेश, यानी जब यजीद को खलीफा बना दिया जाता है तो यजीद जो है, जो हुसैन जिसको लोग चाहते कि ये खलीफा ही बने, हजरत हुसैन को यजीद ने मारने का आदेश दे दिया। ठीक है, निष्कांट शासक नहीं हो सका, यानी कह सकते यजीद को भैया मारने का एक प्रकार से आदेश किसने दे दिया है, यजीद ने दे दिया हुसैन को मारने का आदेश। हुसैन को भी लगता है कि यजीद गलत रीति से खलीफा बना है, हुसैन को भी लगता है, इसलिए वह भी कभी उसके नाम की बैयत नहीं लगेंगे, यह इस्लाम की परंपरा के खिलाफ है। अतः दोनों के बीच युद्ध होना लाजमी था। नाटक का आरंभ, यानी कह सकते जो भैया यजीद है और जो हुसैन है इन दोनों के बीच में युद्ध यानी लड़ाई होना स्वाभाविक है। प्रेमचंद बताते कि यजीद शराबी है। यजीद कौन है, बहुत शराबी व्यक्ति है, वैश्यावृत्ति में लगा हुआ है और धर्म के अनुसार आचरण नहीं करता। यजीद धार्मिक नहीं है, इस्लामिक परंपराएं में जो गलत चीजें बताई गई उनको नहीं करना है, वही काम करता है यजीद। हुसैन मदीना में रहते हैं, यजीद वहां के गवर्नर वालिद को पत्र लिखता है और हुसैन के नाम की बैयत लेने के लिए कहा। यदि वह नहीं लेता है तो उसका कत्ल कर दिया, यानी जो यजीद है वो हुसैन को मारना चाहता है क्योंकि उसको लगता कि आगे हुसैन कहीं खलीफा ना बन जाए। लोगों को लगता था कि हुसैन को बनना चाहिए था, लेकिन किसी तरह से यजीद खलीफा बन गया। और यजीद को लोग खलीफा इसलिए नहीं मानते क्योंकि यजीद शराबी है, वैश्यावृत्ति करता है, इस्लामिक धर्म को नहीं मानता, इस्लाम के खिलाफ काम करता है, इसलिए यजीद को लोग खलीफा नहीं मानते, सभी हुसैन को मानते हैं। और हुसैन को मारने का आदेश किसने दे दिया है, यजीद ने। और यजीद मक्का मदीना में रहता है, वहां के गवर्नर को यजीद ने पत्र लिखा कि हुसैन को मार दो, यदि वह नहीं नाम लेता तो उसका कत्ल कर दो। इस तरह हुसैन को यहाँ रहना दूभर हो जाता है, यानी हुसैन के लिए मुश्किल हो गया भैया मदीना में रहना। हुसैन अपने परिवार के साथ मक्का चला जाता है, वहां कूफा निवासियों को भी पत्र मिलता है। हुसैन कूफा आए और यजीद के
नहीं, वो जब एक प्रकार से जो हुसैन है वो जो मक्का चला जाता है तो वहां पर भी उसको यजीद ने खूब परेशान किया, पत्र लिख करके इसको परेशान करो। हुसैन मदीना को खून खराबे से बचाने के लिए, यानी हुसैन चाहता है कि भैया मदीना को खून खराबे से बचाने के लिए वहां से चला जाता है। उसका मक्का पहुंचने की खबर यजीद को भी दी जाती है। यजीद यानी कह सकते हुसैन को मरवाने की खूब कोशिश करता है। हुसैन का कत्ल न कर पाने की सजा के तौर पर मदीना से वलीद को हटा दिया जाता है। उधर हुसैन कूफा के लिए रवाना होते हैं। कूफा वालों का मन बदल चुका है, वह हुसैन के स्थान पर यजीद के समर्थक हो चुके हैं, यानी कह सकते आप लोग यजीद के समर्थक हो जाते हैं। यजीद की सेना मक्का से हुसैन का पीछा करती है, यानी यजीद सेना लेकर के मक्का पहुंचता हुसैन को मारने के लिए। साथ ही चारों तरफ से घेर रखा है ताकि वह किसी गुप्त स्थान पर यजीद के लोग ना जाएं, यानी हुसैन को लोग ना जाए। भाई पर्याप्त इकट्ठी सेना कर से यजीद ने हुसैन पर आक्रमण नहीं किया। यजीद ने हुसैन पर आक्रमण नहीं किया क्योंकि उसे शंका थे कि यहाँ के नागरिक विद्रोह न कर दें, इसलिए फारत की नदी पर हुसैन के काफिले को रोक दिया जाता है। नदी की रक्षा के लिए सेना तैयार कर दी। यही आदेश भिजवा दिया कि हुसैन को नदी से पानी ना लेने दिया जाए, वहां कोई कुआं ना खोद सके। गर्मी के मौसम में पानी का कष्ट इतना होगा कि वो खुद ही मर जाएगा। कौन मर जाएगा? हुसैन मर जाएगा। इसका वर्णन प्रेमचंद करते हैं। हुसैन ने समझौते का प्रयास किया लेकिन यजीद के लोगों ने एक बात सहमत पर नहीं हुआ। अंततः युद्ध हुआ। उन दिनों समर की दो पद्धतियां थी, एक तो सम्मिलित थी और ये दो यजीद और हुसैन में खूब लड़ाई होती है, युद्ध होता है। यह युद्ध दूसरी पद्धति से हुआ। दोनों तरफ एक एक योद्धा जाति और वीर गति को प्राप्त होते। इस तरह सभी 72 लोग शहीद हुए। सबसे अंत में हुसैन शहीद हुए। इस युद्ध में उनके नवजात बच्चे और स्त्रियों की भी हत्या कर दी गई। हुसैन की शहादत के बारे में शत्रुओं ने उनकी लाश को दुर्गति की, हुसैन की लाश को। वह इतिहास में अत्यंत लज्जित घटना है। ऐसी घटना जो शायद कभी नहीं हुई, या किसी धर्म संचालक के नवासे को अपने नाना के अनुयायियों के हाथों बुरी दिन देखना पड़ा। यानी कह सकते हैं किस प्रकार से इस्लाम में खलीफा बनने को लेकर के लड़ाई होती, मार काट होती है। एक प्रकार से करबला एक नाटक है और प्रेमचंद का भाई ये बहुत बड़ा धार्मिक नाटक है जिसमें इस्लाम के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में बताया गया। इस्लाम में किस प्रकार से यजीद और हुसैन खलीफा बनना चाहते हैं और यजीद जो है वो हुसैन को मारने का बहुत प्रयास करता है, खूब प्रयास करता, मार नहीं पाता है। बाद में सेना लेकर के जाता है, दोनों की सेनाओं में लड़ाई होती है और फिर दोनों के सेना के एक एक सैनिक अलग अलग लड़ते हैं और सबसे बाद में हुसैन मरता है और हुसैन की जो पत्नी है, बच्चे हैं, उनको भी मार दिया जाता है। तो एक प्रकार से कह सकते खलीफा बनने को लेकर के किस प्रकार से इस्लाम में लड़ाई हो रही है, तो करबला नाटक है। तो काफी इंपॉर्टेंट नाटक है और करबला नाटक से लेकर के आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको जो मैं बता रहा हूं ना, लगभग आपको भाई यही लिखना, इंपॉर्टेंट लिखना होगा, ठीक है। और ये नाटक आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। करबला नाटक से कथ्य आ सकता है या करबला नाटक में यजीद और हुसैन जो है इसका चारित्रिक विशेषताएं भी पूछी जा सकती है। यह एक धार्मिक नाटक है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 6 क्या रहेगा? साहित्य का उद्देश्य, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, साहित्य का उद्देश्य, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें, ठीक है, तो साहित्य का उद्देश्य एक व्याख्यान है। प्रेमचंद ने भैया एक व्याख्यान दिया था, एक भाषण दिया था कि साहित्य का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हर साहित्य जो है, अगर आप कहानी लिख रहे हैं, आप उपन्यास लिख रहे हैं, आप कोई नाटक लिख रहे हैं, तो भैया उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। यानी जो साहित्य यानी जो लिटरेचर होता है, हर साहित्य को किसी न किसी उद्देश्य से लिखा जाता है ना। जैसे भाई मान लो कोई कवि है या कोई लेखक है, वो कोई कहानी लिख रहा है या कोई उपन्यास लिख रहा है ना, तो कोई ना कोई उद्देश्य होगा ना कि भाई समाज को संदेश देना चाहता है, समाज में कोई समस्या, उस समस्या को उठाना चाहता है, ठीक है, या समाज में वह उस उपन्यास के जरिए या उस कहानी के जरिए, उसके जरिए समाज में कोई बदलाव लाना चाहता है या समाज को आईना दिखाना चाहता है या सामाजिक समस्याओं की तरफ लोगों का ध्यान केंद्रित करवाना चाहता है। तो भाई हर साहित्य का क्या होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। चाहे प्रेमचंद हो या कोई अन्य उपन्यासकार हो या कहानीकार हो, कुछ भी लिखता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य तो होता ही होता है। बिना उद्देश्य के तो भैया कोई भी उपन्यास नहीं लिखा जाता ना, बिना उद्देश्य के तो कुछ होता ही नहीं है। आप लोग भी अपने जीवन में जो कुछ करते होंगे उसका ना कोई कोई उद्देश्य है भाई। अगर आप लोग आज पढ़ रहे हैं और आप बीए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है,
किसी भी सब्जेक्ट में कर रहे हो तो आपका कोई ना कोई उद्देश्य है ना कि भाई नौकरी पाना है या ज्ञान पाना है, फलाना नौकरी पाना है, नौकरी मिलेगी तो पैसा मिलेगा, तो आप लोगों का भी कोई ना कोई उद्देश्य है पढ़ने का ना। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि जो कहानीकार है या जो लेखक है या उपन्यास लिखने वाला है, उसका भी उपन्यास जब वो लिखता है तो किसी न किसी उद्देश्य के माध्यम से प्रेरित होकर के वो अपने उपन्यास को लिखता है। तो साहित्य का क्या उद्देश्य है? यह निबंध प्रेमचंद का है, जो एक भाषण है। प्रेमचंद ने यह भाषण जो दिया है भैया, वो लखनऊ में दिया था। प्रगतिशील जो लेखक संघ है उसकी स्थापना पर दिया गया प्रेमचंद का भाषण है। इसमें प्रेमचंद ने हिंदी और उर्दू में अनेक लेखक शामिल किए। यह सम्मेलन 1936 में हुआ था। इसे प्रेमचंद के साहित्य के इतिहास के नाम से घटना के रूप में बताया गया। प्रेमचंद का मानना है कि अब तक हिंदी और उर्दू में ऐसे सम्मेलन हिंदी या उर्दू भाषा के निर्माण और प्रचार के लिए होते रहे हैं, जबकि यह सम्मेलन इससे आगे बढ़कर के विचारों और भावों की बात करता है। प्रेमचंद ने कहा कि साहित्य का स्वरूप परिभाषित करना, यानी साहित्य क्या करता है? चीजों को बताता है, चीजों को समझाता है। प्रेमचंद के अनुसार साहित्य वह लिखित रचना है जिसके माध्यम से जीवन की सच्चाई प्रकट की जाती है। यानी प्रेमचंद कहते हैं कि भाई मेरे साहित्य वह चीज है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं कि समाज की जो सच्चाई है या जीवन की जो सच्चाई है उसको सामने लाने का जो तरीका है वह साहित्य है। यानी साहित्य के जरिए समाज में होने वाली जो घटनाएं हैं या समाज में जो होने वाली चीजें हैं उसको दिखाते हैं। साहित्य हमारे भावों और विचारों को प्रभावित कर सकता है। जैसे भाई आपने कोई कहानी पढ़ी, आपने कोई कविता पढ़ी, आपने कुछ भी पढ़ा, उससे आप पर प्रभाव पड़ेगा। तो साहित्य क्या है? जो लोगों के विचारों को बदलता है, या लोगों को सोचने के लिए भी कई बार जो साहित्य में कविता, कहानी कुछ भी लिखा गया है वो भी लोगों को कई बार प्रभावित करता है। सूत्र रूप से कहा जाए तो वह कहते हैं कि साहित्य जीवन की आलोचना है। साहित्य के जरिए पता चलता कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा समाज कैसा है, ये हमें साहित्य से पता चलता है। इसके पश्चात प्रेमचंद ने 1936 से पूर्व साहित्य पर टिप्पणी की थी, जिसे कल्पना और मनोरंजन जोड़ दिया। प्रेमचंद ने कहा कि ज्यादातर जो लेखक है ना वो सिर्फ जो कुछ लिखते हैं ना उसमें सिर्फ कल्पना करते हैं, कल्पना में कभी जीता है, और मनोरंजन के माध्यम से ज्यादातर साहित्य लिखा जाता है। लेकिन प्रेमचंद का मानना कि भैया मेरे अगर आप लोग साहित्य लिख रहे हो तो कल्पना मत करो, मनोरंजन मत करो, बल्कि जो सच्चाई है, जो समाज की जो सच्चाई है, जो यथार्थ है वो लोगों को बताइए। प्रेमचंद का मानना कि पहले साहित्य लोगों की रुचि के अनुसार चलता था और लोगों की जैसी रुचि थी वैसे साहित्य होता था, लेकिन आज का जो साहित्य है वो नीति के अनुसार चलता है। बस दो ही विधि हैं, शास्त्र नीति उपदेश से काम करती है, और जबकि साहित्यकार मानव के भावों पर अपनी बात कहता। आज लेखक कल्पना के उड़ान के जरिए कुछ भी लिखता है। यानी प्रेमचंद कहते हैं कि लेखक जो है वो समाज की जो सच्चाई है, समाज की जो हकीकत उसको दिखाना चाहिए, लेकिन आज के जो लेखक हैं जो कुछ लिखते हैं ना वो सिर्फ काल्पनिक बहुत लिखते हैं। कल्पनाओं में ही आज का जो साहित्यकार हो जीता है, और वो कुछ भी अगर लिख रहा है तो सिर्फ कल्पना करता है, सोचता है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कोई भी कहानी लिख रहा है या कोई भी स्टोरी लिख रहा है तो काल्पनिक स्टोरी, ज्यादातर आज कहानी हो, उपन्यास हो, कुछ लिखे जाते हैं। आज जो साहित्यकार है वो समाज की सच्चाई को नहीं बताते हैं, समाज का जो यथार्थ है उससे उनसे काफी दूर रहता है। प्रेमचंद का मानना कि प्रगतिशील जो लेखक संघ है उसमें प्रगतिशील जो शब्द है सही नहीं है, क्योंकि साहित्यकार तो प्रगति कर ही नहीं रहा, उसमें तो साहित्यकारों में कोई परिवर्तन नहीं। साहित्यकार वही जो पुरानी चीजें हैं उसी को लगातार लिख रहे हैं, और कल्पना के माध्यम से साहित्यकार लिखता है। साहित्यकार जो है अपने लेखन में कोई बदलाव तो ला ही नहीं रहा ना। प्रेमचंद के अनुसार कविता के भाव निरर्थक होते हैं, जीवन के प्रति निराशा पैदा। प्रेमचंद कहते हैं जो आजकल जो कविता लिखी जा रही ना इससे लोगों के मन में भैया निराशा का भाव हो रहा है, मनुष्य की अलौकिक सत्य में ही शांति दिखाई देती। इस तरह प्रेमचंद का मानना कि अश्लील प्रेम कहानियां आज भी हमारे उपयोगी नहीं। प्रेमचंद कहते हैं कि जो भी कहानियां लिखी जा रही उसमें अश्लीलता ना हो, ठीक है, बल्कि समाज की जो सच्चाई है, समाज का जो यथार्थ है उसको लिखना चाहिए। प्रेमचंद का मानना कि भक्ति काव्य और रीति काव्य की आलोचना की है। प्रेमचंद ने कहा कि कला को उपयोग करना चाहिए, कला को केवल निचले तल पर नहीं छोड़ना चाहिए। कला मनोरंजन का साधन नहीं है,
साहित्य मनोरंजन का साधन नहीं है प्रेमचंद कहते हैं, बल्कि साहित्य समाज की समस्याओं को दिखाने का और समाज की समस्याओं को हल करने का माध्यम प्रेमचंद कहते हैं। प्रेमचंद जोर देकर के कहते हैं कि हम लोगों को एक ऐसा साहित्य कहलाने लायक नहीं है। प्रेमचंद्र तो देशभक्ति और राजनीति को मसाल की तरह सच्चाई की शक्ति की बात करते कि भाई जो भी साहित्य लिखा जाए वो देशभक्ति से प्रेरित हो, राजनीति से प्रेरित हो और समाज की सच्चाई को दिखाने वाला साहित्य लिखा जाना चाहिए। ठीक है, साहित्यकार सिर्फ धन कमाने की इच्छा से कुछ भी लिखता रहता है, वो कोरी कल्पना करता रहता है और झूठी कहानियां लिखता रहता है। प्रेमचंद करें कि साहित्यकार को इन चीजों से बचना चाहिए। आजकल के जो साहित्यकार हैं, आजकल जो लेखक हैं, आजकल के जो कहानीकार हैं, जो कथाकार हैं, वो सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से कुछ भी लिख देते हैं। ज्ञान उनको कोई नहीं, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। इसलिए साहित्यकारों को कर्मशील होना चाहिए। साहित्यकार को प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसा साहित्य लिखे जिससे समाज में बदलाव आए, जिससे देश में और दुनिया में बदलाव, ऐसा साहित्य लिखना चाहिए। ऐसी कविता कहानी लिखनी चाहिए जिससे समाज को कोई संदेश मिले। साहित्य को स्वतंत्र होना चाहिए और प्रसार करना चाहिए। हमें लोक लुभावने और मनोरंजन को ध्यान में रख करके साहित्य नहीं लिखना चाहिए। हमें साहित्य जो भी लिखें उन लोगों की समस्या का समाधान करे और देश दुनिया को वो बदल सके, इस प्रकार का हम लोगों को साहित्य लिखना चाहिए। मनोरंजन और कह सकते हैं कि उसमें अश्लीलता के भाव नहीं होने चाहिए। साहित्य जो भी लिखा, कविता कहानी उपन्यास जो भी लिखा जाता है, उसका उद्देश्य लोगों को मनोरंजन करना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को जानकारी देना या लोगों को सूचना देना ही क्या है, हर साहित्य का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और साहित्य का उद्देश्य क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 7 रहेगा। ठीक है, और चैप्टर नंबर अगर मैं 7 की बात करूं तो इसमें क्या है, साहित्य का उद्देश्य का विश्लेषण और मूल्यांकन। जैसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, साहित्य के उद्देश्य की अंतर्वस्तु बताओ। यानी साहित्य का जो उद्देश्य है इसकी आपको क्या लिखना, अंतर्वस्तु लिखना। तो इसका विचार पक्ष और भाव पक्ष, जब भी अंतर्वस्तु पूछे साहित्य के उद्देश्य का, तो आपका साहित्य का उद्देश्य जो अभी मैंने आपको बताया, प्रेमचंद जो बातें बताते हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं, इस पर आपके भाव क्या, आपके भाव क्या हैं, वही आप बना करके जो मैंने आपको बताया आप इसको बना करके लिख सकते हैं और अपने भी विचारों को, अपने भी भावों को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो साहित्य का उद्देश्य को लेकर के एक क्वेश्चन कह सकता हूं डेफिनेटली भाई 100% आपके एग्जाम में, आपकी परीक्षा में भाई पूछा जरूर जा सकता है और काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी तक मैंने जितना पढ़ा है ना उसमें से समझ लो 3 या 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 8 क्या रहेगा, इससे क्वेश्चन आपको 100% पेपर में मिलेगा। पूस की रात कहानी का बात करेंगे। पूस की रात जो कहानी है प्रेमचंद की, तो पूस की रात कहानी का सार देखेंगे और इससे आपको एग्जाम में संदर्भ सहित व्याख्या भी देखने को मिल सकती है। पूस की रात कहानी, तो कहानी को अच्छे से जरूर पढ़ के जाना। पूस की रात बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है और इससे संदर्भ सहित व्याख्या आएगी। ठीक है, अगर आपके पास सेकेंड ईयर में BHDLA 138 रहा होगा तो आपने पूस की रात खूब अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि पूस की रात, देखो अगर मैं पूस की रात कहानी की बात करूं तो प्रेमचंद की सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में पूस की रात है। ठीक है, पूस की रात कहानी जो ग्रामीण जीवन से संबंधित कहानी है। क्या भाई, कि पूस की रात जो कहानी है वो ग्रामीण जीवन से संबंधित कहानी है। इस कहानी का नायक हल्कू है जो एक मामूली सा किसान है। यानी पूस की रात जो कहानी है उस कहानी का जो नायक है, यानी जो मेन कहानी जिसके ऊपर दर्शाई गई है, उसका नाम है हल्कू और मामूली सा किसान। उसके पास थोड़ी सी जमीन है और बड़ी मुश्किल से वह खेती करके अपना काम चलाता है और खेती से जो उसको पैसा मिलता है ना, सब उसको ऋण देने में चला जाता है। यानी क्योंकि वो ब्याज लेकर के, लोन लेकर के तो खेती करता है और खेती से भैया जो कुछ मिलता है वो सब एक प्रकार से ऋण चुकाने में चला जाता है। हल्कू ने बड़ी मुश्किल से 3 रुपए इकट्ठा किए हैं मजदूरी करके और उसने सोचा कि मैं कंबल खरीद करके लाऊंगा। और क्योंकि हल्कू अपने खेत की रखवाली करने जाता कि ठंड का महीना है तो ठंड बहुत लगती, इसलिए कंबल लेकर के आऊंगा। तो हल्कू ने बड़ी मुश्किल से 3 रुपए इकट्ठा किए थे भाई मजदूरी करके। और एक दिन जिसे हल्कू ने लोन ले रखा है या ब्याज ले रखा है या पैसे ले रखे हैं, वो महाजन आ जाता है जिसका नाम सहना है। सहना हल्कू से पैसे मांगता है और हल्कू उसको 3 रुपए दे देता है। उस हल्कू की पत्नी मना भी करती है कि भाई 3 रुपए मत दो, लेकिन वो मानता नहीं है और 3 रुपए उसको दे देता। अब 3 रुपए भैया मान लो हल्कू ने सहना को दे दिया, महाजन को दे दिया। अब कंबल कहां से खरीद करके लाएगा, ये बड़ी समस्या उसके सामने कह सकते यहां पर खड़ी हो गई। ठीक है, हल्कू अपनी फसल की देखभाल करने के लिए रात में गया
हल्कू के साथ उसका पालतू कुत्ता जबरा, हल्कू ने एक कुत्ता भी पाल रखा भाई जिसका नाम है जबरा। जबरा कह सकते हैं हल्कू का एक प्रकार से दोस्त है, हल्कू का कह सकते हैं भाई जबरा के साथ यानी जो कुत्ता है उसके साथ उसका आत्मीय संबंध है, बहुत अच्छा रिलेशन है। वह अंधकार और अकेलेपन में हल्कू का साथी है। पूस का महीना बहुत ठंड है पड़ती है भाई पूस के महीने में, और ठंडी ठंडी हवा बह और हल्कू अपने खेत में गया है। हल्कू के पास चादर एक है जो बहुत पतली सी है। वह कुत्ते के साथ मन बहलाने की कोशिश करता है लेकिन हल्कू को ठंड लग रही। हल्कू पास में आम का बगीचा है, बगीचे में जाकर के पत्तियां इकट्ठा करता है, आग जलाता है। भाई आम के पत्तियों की जो आग है ना बहुत जल्दी टिकती नहीं है, बहुत जल्दी बुझ जाती है। तो आग उसने जलाई, हल्कू का शरीर थोड़ा सा गर्म हुआ लेकिन थोड़ी देर बाद आग बुझ गई। लेकिन शरीर हल्कू का थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो हल्कू चादर ओढ़ करके लेट जाता है, और ठंड का खूब महीना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इधर पता चला कि हल्कू के खेत में नील गाय घुस गई। हल्कू भाई खेत की रखवाली करने गया और हल्कू के खेत में नील गाय घुस गई है, ठीक है। और उसका कुत्ता जो जबरा है वो भौंकने लग जाता है। हल्कू को लगता है कि खेत में गाय घुस गई है, नील गाय आ गई है। हल्कू उठता है लेकिन इतनी ठंडी है और इतनी ठंडी हवा आती कि हल्कू उठने के बाद दोबारा बैठ जाता है। ठंडी इतनी हो रही कि हल्कू का हिम्मत नहीं ले रही कि जाकर के वो भैया नील गाय को खेत में से भगा दे, क्योंकि ठंड इतनी है और उसके पास कोई कंबल उम्बल है नहीं कि जो अच्छे से ओढ़ करके जा करके, कि भाई ठंडी लग रही है, ठंडी में कौन मरे बताओ, यही बात है ना। और हल्कू चादर ओढ़ करके सो जाता है। नील गाय सारा खेत चर जाती है। हल्कू सोचता है चलो गोली मारो, कौन जाए ठंडी में, खेत चर जाए, चल रहा है। सुबह होती है, हल्कू की पत्नी आती, हल्कू को जगाती और बताती है कि नील गाय ने सारी फसल खा ली है। इससे उसकी पत्नी चिंतित होती है, अब तो मजदूरी करनी पड़ेगी और मजदूरी करके महाजन जो सहना उसका पैसा भरना पड़ेगा, तुमने उससे ब्याज ले रखा है। इस पर हल्कू खुश होता है, चलो रात में यहां तो सोना नहीं पड़ेगा और यहां पर ठंड तो नहीं लगेगी मेरे को, कम से कम घर पे तो सोऊंगा। और यहीं पर कह सकते कि प्रेमचंद की जो कहानी है पूस की रात वो खत्म हो जाती है। तो इसमें खास तौर से हल्कू एक इसका नायक है और इसमें जबरा कुत्ता जो उसका एक साथी है और हल्कू की पत्नी का भी कह सकते हैं इसमें जिक्र किया गया। तो बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है पूस की रात, और इस कहानी से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को भाई मेरे मिलेगा ही मिलेगा। मैं जरूर कह सकता हूं इस कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। और इस कहानी को लेकर के इसके आपको पात्र भी पूछे जा सकते हैं, और कहानी को लेकर के कुछ भी पूछेगा तो आप बता देना। और इसी चैप्टर से खास संदर्भ सहित व्याख्या भी आपके एग्जाम में आ सकती है। पूस की रात बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें स्टोरी जरूर आपसे पूछेगा ही पूछेगा। जब भी कुछ पूछेगा इससे तो आप यही बता दीजिएगा, ठीक है। प्रेमचंद की बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है पूस की रात, और इससे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो आप जब एग्जाम देने जाओगे ना तो उसमें देखेगा ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 10वां क्या रहेगा, शतरंज के खिलाड़ी। ये प्रेमचंद की कहानी है, इसकी बात करेंगे। तो क्योंकि कहानी को पढ़ना जरूर पड़ेगा, तभी तो भाई मेरे हम लोग कहानी को समझ पाएंगे। शतरंज के खिलाड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, भी प्रेमचंद की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। इस शतरंज के खिलाड़ी की कहानी में पता क्या है, एक कुछ लोग जो है शतरंज खेलने के बड़े शौकीन हैं और बेचारे इतना शौकीन है शतरंज खेलने के, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, शतरंज ही खेलता रहता है। घर में कुछ हो रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लखनऊ की कहानी है, लखनऊ के नवाबों की कहानी है, ठीक है। और कह सकते हैं इनको होली हो, दिवाली हो, घर में कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब काम धंधा छोड़ करके दिन भर शतरंज खेलते रहते हैं। इनको यहाँ से हटा करके वहां जाकर शतरंज खेलेंगे और बाद में युद्ध होने लगता, पूरा शहर युद्ध में बिजी है, लेकिन ये बेचारे सारे शतरंज खेलने में लगे हुए। तो शतरंज के कह सकते एक प्रकार से नशेड़ी लोग हैं, इतना शतरंज खेलने के शौकीन हैं। वाजिद अली शाह का समय और लखनऊ में विलासिता बहुत है, बहुत अमीरी है। छोटे बड़े अमीर गरीब सब अमीरी में डूबे हुए हैं। खासतौर से यहाँ पर डांस गाना सब खूब होता है, अफीम की पिनाक पर सब खूब मजे ले रहे हैं। यहाँ पर भोग विलास खूब हो रहा है, खासतौर से अगर बात करें उस समय लखनऊ में वाजिद अली शाह का समय। और यहाँ पर देखोगे तो कुछ ऐसे लोग हैं जो शतरंज खेलने के बहुत बड़े शौकीन हैं। तो उन्हीं शतरंज के खेलने वाले शौकीनियों को हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टोरी है और इंपॉर्टेंट कहानी है शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है। ये शतरंज खेलने में बड़ा इनका महारत है, कह सकते हैं इतने महारथी हैं कि कुछ भी हो जाए इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, शतरंज ही खेलता रहता है। यह कहानी वाजिद अली शाह के समय की कहानी है, जिस समय लखनऊ में खूब अमीरी थी। मिर्जा साजिद अली
और मीर रोशन अली, ये दो लोगों का नाम है। क्या नाम है जी? नाम याद रखना, मिर्जा साजिद अली और मिर्जा रोशन अली। साजिद अली, रोशन अली, ये दो ऐसे इंसान है जो दिन भर शतरंज खेलता है, सारा समय शतरंज खेलने में बिताते हैं। दोनों मित्र हैं, नाश्ता करके भैया शतरंज खेलने बैठ जाता है और देर रात तक शतरंज खेलता रहता है। ठीक है, चूंकि मिर्जा के घर में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं था तो उनको कोई खेलने के लिए मना ही करता। मिर्जा की बेगम साहिबा भी इस खेल से बहुत चिढ़ती हैं और मना भी करती हैं, लेकिन भैया कह सकते हैं मिर्जा साजिद अली और मिर्जा रोशन अली शतरंज खेलने में इतना मस्त इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में कुछ हो, समाज में कुछ हो, शहर में कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन बेगम ने सिर दर्द का बहाना बना करके मिर्जा को घर के अंदर बुलाया। मिर्जा नहीं आए, मीर बाजी हार रहे थे, इसलिए उन्हें मिर्जा को जबरदस्ती अंदर भेजा। बेगम साहिबा गुस्से में थी, उन्होंने मीर साहब को पर ज्यादा था, इसलिए मिर्जा मना करने पर कमरे के अंदर गए। शतरंज की बाजी पलट दी। मीर साहब कमरे के बाहर टहल रहे थे, भीतर रंग ढंग देख करके भाग खड़े हुए। इस वाकये के बाद मीर साहब के यहाँ बाजी जमने लगी, यानी अब दूसरी जगह शतरंज खेलने लगे। मीर साहब की बेगम साहिबा ने मीर साहब को बाहर रहने से बहुत खुश थी, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में स्वतंत्र रहती थी। लेकिन मीर साहब जब आकर के अपने घर शतरंज खेलने लगे तो मीर साहब की बेगम को भी ये बड़ा अच्छा नहीं लगा। ठीक है, यह सुनकर के मीर साहब के होश उड़ गए। उनकी बेगम ने कहा भैया शतरंज मत खेलो। तो मीर साहब और ये जो दूसरे हैं जो शतरंज, ये लोग गोमती नदी के किनारे जाकर के पुरानी मस्जिद में शतरंज खेलना, इतना शौकीन है, घर वाले मना कर रहे हैं तो गोमती नदी के किनारे शतरंज खेल रहे हैं दोनों। देश की राजनीति में भयंकर दशा थी, अंग्रेजों ने लखनऊ पर कब्जा कर लिया है, पूरे शहर में अफरा तफरी मची है, अंग्रेजों की सेना लोगों को काट रही है, मार रही है, अंग्रेज पूरे लखनऊ में फैल गए हैं, शहर में हलचल मची हुई। लेकिन मिर्जा और मीर साहब इन सबसे शांत होकर के शतरंज खेलने में मगन हैं। बादशाह वाजिद अली को अंग्रेजों ने पकड़ लिया, उन्हें सेना के सामने लाया गया है। उनके जाते ही फिर बाजी बिछ गई। खेल में हार जीत को लेकर के बीच में कहा सुनी होती है, बाद में तरवालें निकल आती है। दोनों ये मीर साहब हैं और जो मिर्जा हैं, ये आपस में दोनों बेचारे खुद लड़ मरते हैं। तो कहने का मतलब है कि शतरंज खेलने का इतना शौकीन है कि इनको कुछ पता ही नहीं चला। दो लोगों का नाम याद रखिएगा, क्या नाम मैंने आपको बताया था? मिर्जा साजिद अली और मीर रोशन अली। ये दो लोग इतना शतरंज खेलने में मग्न है कि साजिद अली के घर वालों ने मना किया शतरंज मत खेलो, रोशन अली के यहाँ पर शतरंज खेला जाने लगा। रोशन अली के घर के लोगों ने कहा यहाँ पर शतरंज मत खेलो, उनकी बेगम ने कहा तो जाकर के गोमती नदी के किनारे शतरंज खेलने लगे, वहां से जाकर के पुरानी मस्जिद में शतरंज खेलने लगे। लखनऊ में अंग्रेजों ने धावा बोल दिया, लखनऊ में कह सकते कि अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, वाजिद अली को पकड़ लिया, तब भी ये लोग शतरंज ही खेल रहे में मगन हैं और शतरंज ही खेलते रहते हैं। बाद में दोनों में झगड़ा होता है और दोनों तलवारें खींच करके दोनों का गला काट देते हैं। तो यानी कह सकते हैं दो लोग शतरंज खेलने में इतने मशगूल यानी इतने बिजी हैं कि इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, शहर में क्या हो रहा, घर में क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, यानी दिन भर शतरंज ही खेलता था। तो शतरंज के खिलाड़ी एक काफी इंपॉर्टेंट कहानी है प्रेमचंद की, जो कि आपके एग्जाम में भैया शतरंज के खिलाड़ी पूछी जा सकती है। और इसी शतरंज के खिलाड़ी से आपको संदर्भ सहित व्याख्या भी करने को आएगा। और अगर मैं आपको बता दूं एग्जाम में आपको ना 5 या 6 संदर्भ सहित व्याख्या थी, जिसमें से आपको 3 करनी पड़ेगी। 12-12 नंबर की आपको 3 संदर्भ सहित व्याख्या करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे संदर्भ सहित व्याख्या थी, कौन कौन सी आती हैं। तो खास तौर से शतरंज के खिलाड़ी हो, पंच परमेश्वर हो, 2 बैलों की कथा हो, ठीक है, पूछ की रात हो, या कह लीजिए कि सेवा सदन हो, इन सब से आपको संदर्भ सहित व्याख्या एग्जाम में आएगी। और संदर्भ सहित व्याख्या अच्छे से करके आना, ताकि आपको एग्जाम में भाई मेरे अच्छे से अच्छा पेपर में मार्क्स मिल सके। तो संदर्भ सहित व्याख्या किसी को नहीं छोड़ना है, आती हो या ना आती हो फिर भी उसकी व्याख्या जरूर करके आना, क्योंकि बना बना के भी अगर लिखोगे तब भी आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिल जाएगा। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 12वां क्या रहेगा? पंच परमेश्वर कहानी का वाचन और व्याख्या। तो पंच परमेश्वर ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस कहानी से रिलेटेड भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। और कई बार
चरित्र चित्रण पूछ, जैसे मान लो कई बार आपको ना संरचना शिल्प पूछेगा किसी का, संरचना शिल्प में हमेशा आपको भाषा शैली बतानी पड़ेगी, याद रखिएगा। और जैसे मान लो एग्जाम में अगर बाई चांस आपसे चरित्र चित्रण पूछे तो कहानी में जो चरित्र हैं, जो कैरेक्टर हैं, जो लोग हैं, उनका चरित्र कैसा, उनका कैरेक्टर कैसा, वो बताना पड़ेगा। और खास तौर से कई बार कहानी का आपसे वाचन भी पूछ सकता है और कहानी का सार भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पंच परमेश्वर काफी भाई महत्वपूर्ण कहानी है और छोटी क्लासों में भी आप लोगों ने इस कहानी को खूब पढ़ा होगा, पंच परमेश्वर, ठीक है। देखिएगा पंच परमेश्वर कहानी, जो पंच परमेश्वर है इसका आरंभ यहां से होता है कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो हैं इनमें बहुत मित्रता। दो नाम है, एक नाम है जुम्मन शेख जो मुसलमान हैं और एक है अलगू चौधरी, लेकिन यहाँ पर हिंदू और मुसलमान के कंसेप्ट में मत देखिएगा, ठीक है। तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो है इनमें बहुत मित्रता है, इनमें बहुत दोस्ती है, ठीक है। आगे चल करके कहानी में कैसे कैसे कहानी चलती है तो देखिएगा, दोनों दोस्त हैं, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। जुम्मन शेख अपनी मौसी की सारी जायदाद यह कह करके अपने नाम लिखवा लेते हैं कि पूरी जिंदगी उनकी सेवा करेंगे। भैया कि जो जुम्मन शेख हैं इनकी एक मौसी हैं जिनको खाला कहते हैं, मौसी को, मौसी थी जुम्मन शेख की, इनकी एक मौसी हैं जिसमें मौसी के कोई लड़के बड़े बच्चे नहीं थे। तो जुम्मन शेख ने बोला कि भाई मौसी सारी जायदाद हमको दे दो, सारा रुपया पैसा धन संपत्ति हमको दे दो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, पूरी जिंदगी आपकी सेवा भरण पोषण करेंगे। मगर जब जुम्मन शेख की मौसी ने सारी जायदाद जुम्मन को दे दी तब जुम्मन का और जुम्मन की पत्नी का व्यवहार मौसी के प्रति बदल गया, जिससे परेशान होकर के मौसी ने पंचायत में अपनी बात रखी कि भैया जुम्मन शेख को मैंने सारी संपत्ति दे दी, सारा पैसा दे दिया, सारा धन दे दिया, अब देने के बाद न तो जुम्मन शेख मेरी सेवा कर रहे हैं, न तो उसकी पत्नी मेरे सेवा करती है, हमको ताने देती है और मेरी सेवा सही से कर नहीं रहे। मौसी ने पंचायत में अपनी बात रखी। इस कहानी में मौसी अपने हक के लिए संघर्ष करती हुई दिखाई देती है, यानी जुम्मन शेख यहाँ जो मौसी है वो संघर्ष करी अपने हक के लिए। साथ ही उनका व्यक्तित्व, मौसी का बहुत संवेदनशील व्यक्तित्व है, बहुत ही तार्किक महिला है और नैतिक मूल्यों पर जोर देती हैं। मौसी का संवाद बहुत ही मार्मिक, यानी मौसी बहुत मार्मिक ढंग से, बहुत दयालु के साथ अपनी बात रखती हैं। पंचायत में अलगू को बुलाने गई मौसी से जब अलगू की अपनी मित्रता की दुहाई देता तो मौसी कहती है क्या बिगड़ के डर से ईमान की बात कहेगा, यानी कह सकते कि जो अलगू चौधरी है ना वो पंचायत में न्याय करने वालों में से एक हैं, समझ रहे हो। यानी जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोस्ती है और जुम्मन शेख के खिलाफ मौसी ने पंचायत में मुकदमा कर दिया है और भैया पंचायत में जो अलगू चौधरी हैं वो मौसी और जुम्मन शेख में जो फैसला होगा उसमें देने वाले हैं। तो मौसी कहती हैं क्या बिगाड़ के डर से हिम्मत की बात करेगा। अलगू के पास कोई उत्तर नहीं है, वह पंचायत में आते हैं और पंचायत में सरपंच अलगू चौधरी बन गए हैं। यानी कह सकते हैं कि मौसी और जुम्मन शेख का झगड़ा है और मौसी को भैया बोला था कि हम आपकी सेवा करेंगे, सेवा अब कर नहीं रहा है, इसलिए जुम्मन शेख के खिलाफ मुकदमा कर दिया पंचायत में। अब मौसी को लगता है कि भैया अलगू चौधरी कहीं जुम्मन शेख का पक्ष ना ले ले। अलगू चौधरी को कह सकते हो कि जो पंचायत है उसका सरपंच बना दिया है, अलगू चौधरी उसका कह सकते हैं एक प्रकार से न्यायाधीश है। अब अलगू चौधरी के सामने धर्म संकट है, यदि वह न्याय देकर के सरपंच की पद की लाज रखे, मौसी का पक्ष में फैसला दे तो जुम्मन से उसकी दोस्ती टूट जाएगी। अगर जुम्मन शेख के पक्ष में फैसला सुनाए तो न्याय और सच्चाई हार जाएगी। अंत में ग्रामीण समाज की मूल्यों की मर्यादा रखते हुए कह सकते जुम्मन शेख मौसी के पक्ष में फैसला देते हैं और मौसी को खर्चा देने का फैसला सुनाते हैं। इस फैसले की सभी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जुम्मन नाराज हो जाते हैं और वह बदला लेने की सोचता कि भैया मैं भी अलगू चौधरी से बदला लूंगा। कहानी आगे बढ़ती है। अलगू चौधरी के एक बैल को किसी ने जहर देकर के मार दिया, जिसका शक जुम्मन पर है। यानी अलगू चौधरी के बैल को किसी ने जहर देकर, जिसका शक जुम्मन पर है। बचे हुए एक बैल को अलगू चौधरी साहू को बेच दिया। दिन रात कठोर मेहनत करके बैल का चारा पानी का उचित प्रबंध ना करके उसकी मृत्यु हो जाती है। बैल की कीमत अभी तक अलगू पर नहीं मिली है। लगातार कहने के बावजूद जब साहू ने
अलगू से पैसे नहीं लौटाए तो उसने पंचायत में मुकदमा कर दिया। जुम्मन शेख अब सरपंच बन गए। जुम्मन शेख को अपना बदला लेने का अवसर मिल गया, लेकिन उसने अलगू की तरह पद की गरिमा को रखते हुए न्याय पक्ष फैसला किया, यानी अलगू चौधरी के पक्ष में फैसला किया, फिर दोनों दोस्त बन गए। यानी ये कहानी हमको ये बताती है कि कोई व्यक्ति अगर न्याय कर रहा है तो न्याय करते समय कोई हर व्यक्ति पद की गरिमा को देखता है और सच्चाई न्याय करता है। न्यायाधीश हमेशा सही फैसला देता है। वो किसी दोस्त का, पत्नी का, भाई का, भतीजे का, इनका किसी का वो किसी प्रकार से उनका पक्ष नहीं लेता है, यानी वो किसी भावुक होकर के फैसले नहीं करता कभी भी न्यायाधीश। कोई व्यक्ति भी अगर न्यायाधीश बन जाएगा तो सही न्याय करेगा। ये कहानी हमको ये बताती है, पंच परमेश्वर जो कहानी, कि जो पंच होते हैं यानी जो न्यायाधीश होते हैं वो सच में भगवान होते हैं। कह सकते कि अलगू चौधरी जुम्मन शेख से बदला लेना चाह रहे हैं, सॉरी जुम्मन शेख अलगू चौधरी से बदला लेना चाह रहे हैं, और लेकिन जब बदला लेने का मौका मिला तब उन्होंने सही फैसला किया। ये कहानी हमको बताती है कि न्याय हमेशा जीतता है। कोई व्यक्ति अगर न्यायाधीश बनेगा तो हमेशा वो सही फैसला करेगा, वो हमेशा न्याय की लाज रखेगा। वो दोस्ती में, रिश्तेदारी में किसी से बदला लेना है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, इस आधार पर कोई भी न्यायाधीश फैसला कभी नहीं करता है। वो सच्चाई और सच का सामना हमेशा न्यायाधीश देता है। और ये हमें कहानी प्रेमचंद की पंच परमेश्वर यही बताती है, और बहुत इंपॉर्टेंट कहानी, और इससे कह सकते हो भाई मेरे क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 14 क्या रहेगा, ईदगाह कहानी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट कहानी, और इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन भाई मेरे पूछे जा सकते हैं, और काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी में से रहेगी आपकी ईदगाह। ठीक है, तो देखिएगा इसमें हम कहानी का सार जरूर पढ़ेंगे। ईदगाह, आपने हामिद का चिमटा जरूर सुना होगा, और बहुत ही फेमस कहानी है। ठीक है, हामिद, और जो अपनी कह सकते दादी के लिए चिमटा लेकर के आया मेले में से। ठीक है, ठीक है, रमजान में खास से जब रोजे होते हैं, जब ईद होती है तो ईद के दिन मेला लगता है, उस मेले से ये हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर के आता है। अपने छोटी क्लास में इस कहानी को खूब पढ़ा होगा, जरूर सबने सुनी हुई कहानी, ईदगाह कहानी, जिसमें हामिद एक लड़का है, और क्योंकि दादी उसका जब खाना बनाती है तो उसका हाथ जल जाता है। सब बच्चे मेले में से खिलौने खरीद करके लाते हैं, कोई खाने का चीज़, कोई कुछ लाता है, लेकिन जो हामिद है वो अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर के आता है। और इस कहानी में बहुत भावुक पक्ष हैं, कह सकते हैं कि वही छोटा सा जो बच्चा है वो कितना भावुक है अपनी दादी को लेकर के, वो दादी को कितना वो प्यार करता है, दादी उसको कितना प्यार करती है, कह सकते हो। ये कहानी खास से ये ईदगाह कहानी बताती है। ठीक है, बहुत ही अच्छी कहानियों में से एक है। अगर मैं ईदगाह की बात करूं, सारी कहानियां अच्छी हैं, तो चलिए भाई इसको देखते हैं, ईदगाह कहानी। ठीक है, और इसमें ईदगाह कहानी अच्छी कहानी है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी कहानी, पढ़ना भी चाहिए भाई। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं ईदगाह कहानी की। ईदगाह एक साधारण बच्चे की कहानी है जिसके माता पिता नहीं है, क्योंकि हामिद जो है उसके माँ बाप नहीं है। हामिद अपनी कह सकते दादी के साथ रहता है, और एक छोटा सा बच्चा है, उसकी बूढ़ी दादी उसको पाल रही है। आसपास के घरों का छोटा मोटा काम करके थोड़े से पैसे दादी लाती है और उससे पूरा घर चलता है। उसकी दादी का नाम अमीना है, अमीना, और अमीना घर चलाती किसी तरह से। रमजान का महीना आ गया है भाई, रोजे चल रहे हैं और ईद आ गई है। ईद के दिन मेला लगता है। त्योहार पर दस्तूर है कि घर में मिठाई और त्योहार को उल्लास के साथ मनाते हैं। अमीना ने किसी तरह से बचे हुए पैसे में 3 पैसे हामिद को देती है और कांपते हृदय से शहर जाने को बोलती है। ईदगाह शहर में जहां ईद की नमाज होनी है, ईदगाह यानी ईदगाह उसको बोलते हैं जहां पर ईद हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ईद पढ़ी जाती है। ठीक है, तो ईदगाह कहाँ, शहर में जहां पर नमाज होनी है। गांव के बच्चे भारी उल्लास के साथ, जुलूस के साथ ईदगाह जाने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहां पर मेला भी लगता है। ठीक है, खाने पीने को खिलौने विलौने सब आते हैं। नमाज के बाद रोजा खोलने के लोग खाने पीने का सामान खरीदते हैं, अपनी रुचि व हैसियत के अनुसार खूब खाते पीते हैं। हामिद की टोली के, हामिद के साथ जो बच्चे गए हैं वह कुछ ना कुछ खाते हैं, लेकिन हामिद कुछ नहीं खाता है। फिर भी सब बच्चे खिलौने खरीदते हैं, लेकिन हामिद आगे बढ़ जाता है। उसे एक दुकान पर चिमटा दिखाई देता है और वह 6 पैसे का चिमटा मोल भाव करके 3 पैसे का ले लेता है।
अब उसके दोस्त इस चिमटे को देख करके उसकी हंसी उड़ाते हैं, लेकिन हामिद धैर्य से अपने चिमटे की तुलना उस खिलौने से करता और लाजवाब कर देता है। आखिर यह सब बच्चे घर लौट आते हैं तो सबके मिट्टी के खिलौने फूट जाते हैं, और उधर जब बूढ़ी दादी वह चिमटा यानी हामिद जब अपनी दादी को चिमटा देता है तो दादी चकित हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू बह निकलते हैं। प्रेमचंद कहते हैं कि बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला है। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई है, वह रोने लगी है, दामन फैला करके हामिद को दुआएं देती है और आंसू से बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हैं। हामिद का रहस्य क्या समझता? असल में यह कहानी का रहस्य यह है कि यह वह है कि गरीबी और लाचारी में किस तरह एक छोटे बच्चे को समय से पहले से परिपक्व यानी बुद्धिमान बना दिया है। हामिद की छोटी सी उम्र होने के बावजूद आज उसका कद दादी की नजर में बहुत बड़ा हो गया है, और यह त्याग और प्रेम को देख करके अमीना यानी उसकी जो दादी है भाव विभोर हो जाती है और अपने आप को एक बालिका यानी एक बच्ची जैसे महसूस कर रही है। और कह सकते हैं बहुत फेमस कहानी है, ईदगाह कहानी, जिसमें कह सकते हैं जो हामिद है जो अपनी दादी के लिए भाई मेरे चिमटा खरीद करके लाता है। ठीक है, तो हामिद और अमीना इसकी दादी हैं और हामिद के इर्द गिर्द ही सारी कहानी घूमती है। 4-5 बच्चे हैं, सभी खिलौने खरीदते, लेकिन हामिद खिलौना नहीं खरीदता क्योंकि हामिद को लगता भाई दादी रोज खाना बनाती है, और दादी जब खाना बनाती है तो कह सकते हो भैया रोटी बनाते समय उसका हाथ जल जाता है। तो हामिद को ये बात पता है कि दादी के लिए चिमटा लेना है क्योंकि दादी का रोज हाथ जल जाता है रोटी बनाते समय, इसलिए अब दादी जब रोटी बनाएगी चिमटा रहेगा तो उस दादी का हाथ नहीं जलेगा, इसलिए वो बच्चा चिमटा लेकर के आता है। ठीक है, और दादी इसको देख करके ये सोचती है कि एक बच्चा जो है वो खाने पीने की चीजें खिलौने लेकर के नहीं आया है, वो मेरे लिए चिमटा लेकर के आया, कितनी बड़ी बात है। इससे कह सकते हैं उसकी दादी जो है बहुत खुश होती है और रोने लग जाती है, और कह सकते हैं उसको हामिद को बहुत आशीर्वाद देती है। और एक कहानी बहुत ही फेमस कहानी है, आपने जैसे मैंने पहले बताया आप लोगों ने छोटी क्लासों में इसको जरूर पढ़ा होगा। इस कहानी से रिलेटेड भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं आप सबको इसका थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर बता देता हूं जो संदर्भ सहित व्याख्या पूछेगा आपको एग्जाम में। तो देखिएगा BHDC 143, BHDE 143 प्रेमचंद बुक का नाम रहेगा, दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर रहेगा। और इसमें पहला जो क्वेश्चन रहता है वो कंपलसरी होता है, बाकी कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। और पहला क्वेश्चन जो इसमें आता है ना, आपको 3 संदर्भ सहित व्याख्या करनी पड़ेगी। ये जो चैप्टर है जो इसमें हमने कहानियों का जिक्र किया, जो उपन्यास हैं, उसी में से आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी पड़ेगी। जैसे अगर 12-12 नंबर किया तो 12 नंबर के लिए 2 पेज लिखिएगा आप संदर्भ सहित व्याख्या में, और क्वेश्चन के लिए 4 क्वेश्चन जो लिखने होंगे इसके लिए आप लोग 4 पेज लिखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा जैसे व्याख्या क्या, जैसे सदन बाल्यकाल में ढीढ़ हठी तथा लड़ाकू था, वैक्स होने पर आलसी क्रोधी और बड़ा उदंड हो गया। माँ बाप को यह सब मंजूर था, चाहे वह कितना ही बिगड़ जाए पर आंखों के सामने से टस ना हो। उसी दिन बिछाए है, यह पदम सिंह वाली जो कहानी है सेवा सदन में से आया है, सेवा सदन में से। अब दूसरा, क्या वह साहित्य जिसका इस साहित्य का इतिहास में से पूछा गया है, संदर्भ सहित व्याख्या। अगर आपको पता चलेगा कि कहां से आया ना तो आराम से आप लिख लेंगे। दूसरा, वह अपनी दीनता से आहत था जिसे उसे आज इस दिशा में पहुंचा दिया। इसी अनोखी मित्रता जैसी आत्मा से सब खोल दे, जबरा किसी जानवर की आहट पाई। ये खास से पूस की रात कहानी में से आया है। ठीक है, कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्होंने हास्य रस के रसास्वादन का अवसर मिला। झुकी हुई कमर, पोपल मुंह, एक प्रकार से अगर आप देखोगे संतावना दी। ये अलगू चौधरी यानी कह सकते हो कि पंच परमेश्वर में से संदर्भ सहित व्याख्या पूछी गई। तो टोटल हामिद या ईदगाह में से पूछा गया। हामिद के साथी बढ़ गए और बिसल पर सबके सब शरबत पी रहे थे। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयां ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। इस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। आप किसी के साथ कोई काम नहीं करने कहूँ कहेगा तो पूछेंगे कि मिठाई खाए, मिठाई अपने मुंह सड़ेगा, फुंसियां निकलेंगी, अपनी जबान चटोरी हो जाएगी। तो कह सकते कि ये कुछ आपको संदर्भ सहित व्याख्या भी मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो एग्जाम में आपको 5 संदर्भ सहित व्याख्या पेपर में पूछता है, जिसमें से आपको 3 करनी होंगी। 5 में से आपको 3 करना है। और संदर्भ सहित व्याख्या भाई जब आप इसे पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी स्टोरी कौन सी कहानी में से पूछ रखा है। बाकी आपको जितने क्वेश्चन पूछे गए इन सारे क्वेश्चनों में से ना, जो मैंने क्वेश्चन तो पढ़ा दिए सारे, इन क्वेश्चनों में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, टोटल जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां
ये क्वेश्चन दिए गए ना, इसमें से आप 16-16 नंबर के कोई भी 4 क्वेश्चन कर देना, और 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए कम से कम आप 16 नंबर के क्वेश्चन के लिए कम से कम 4 पेज लिखेगा। जिसे अगला देखेगा BHDE 143, ये भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या, इसमें हम लोग देखेंगे प्रेमचंद वाली किताब है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी भाई, क्योंकि संदर्भ सहित व्याख्या करनी ही करनी है। देखो संदर्भ सहित व्याख्या अगर आपको नहीं भी आती है तब भी करना एग्जाम में, ठीक है। तो देखेगा निम्नलिखित गद्यांशों में से किन्हीं 3 की संदर्भ सहित व्याख्या करनी, 12-12 नंबर की 3 करनी है, ठीक है। टोटल देखो, उमानाथ बहन को अपने घर पर लाने का बहुत मन था, वो अपने स्त्री से प्रसन्नता से रखने के लिए कहा। हाँ में गंगा जली, ये खास से शांता वाला जो चैप्टर है खास से सेवा सदन से पूछा गया है, सेवा सदन में से आया है पहला। दूसरा, सुधार जिस अवस्था में हो वह उसे अवस्था में प्रेरणा में आदमी हो जाता, कमजोरियां चमटे, शारीरिक स्वास्थ्य प्राकृतिक बात है, उल्टा रोगी को स्वांशिक बना देती है। ये खास से साहित्य का इतिहास में से पूछ रखा है। घर वालों का तो कहना है कि क्या मोहल्ले वाले घर के नौकर चाकर उल्टी बात करेंगे, तो ये भी अगर आप देखोगे तो ये खास से बेगम साहिबा, ये खास से उससे पूछा गया है, शतरंज के खिलाड़ी में से आया है, ठीक है। गांव में एक समझू साहू थे, वह इक्का गाड़ी चलाते थे, खास से अगर आप देखोगे तो पंच परमेश्वर से आई है। तो अगर आप पढ़ करके डिफाइन कर लेंगे कहां से ये पूछा गया तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे संदर्भ सहित व्याख्या। दोनों मित्र जान हथेली पर लेके लपड़े साड़, ये खास से उससे पूछा गया, 2 बैलों की जोड़ी में से आया है। तो 2 बैलों की जोड़ी में से आपको संदर्भ सहित व्याख्या पूछी जा सकती है। और संदर्भ सहित व्याख्या भाई मेरे आपको करके आना, किसी को छोड़ना नहीं। संदर्भ सहित व्याख्या 3 तो एग्जाम में करनी ही करनी है, जो मैं आप सबको बता रहा हूं। इसमें से आपको संदर्भ सहित व्याख्या 3 पेपर में आएगी, और आपको कोई भी फिर 4 क्वेश्चन करना। एक संदर्भ सहित व्याख्या कर दी, 3 संदर्भ सहित व्याख्या लिख दी, और फिर जितने क्वेश्चन दिए गए उसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन कर दीजिएगा, ठीक है। और इसी टाइप से आपका एग्जाम आएगा। देखिएगा एक क्वेश्चन पेपर में आप सबको और दिखा देता हूं, देखिएगा BHDE 143, ये जून 2022 का क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो देखिएगा प्रेमचंद वाली किताब रहेगी, और पहला क्वेश्चन भैया कंपलसरी है, जिसमें 3 हमको क्या करनी है, संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। यहाँ 12-12 नंबर की 3 करनी रहेगी। जैसे घर की लड़ाई से उसका हृदय कांपता था, पर यह चोट ना सही, तो बोलो तुम क्या चाहती हो कि सदन के लिए मास्टर न रखा जाए, वह ये सेवा सदन में से पूछा गया है, ठीक है। दूसरा, कुत्ते की आहट कैसी दुर्गंध है, खास से अगर आप देखोगे पूछ की रात से आया है। मैं थोड़ा सा पढ़ के बता दूं, मीर साहब एक खास से अगर आप देखोगे शतरंज के खिलाड़ी में से पूछा गया है, ठीक है। बड़ो बड़ो इमारतें आने लगी, अदालत है या कलेजा क्लब घर है, इतने बड़े कॉलेज में इतने लड़के पढ़ते हैं, सब लड़के नहीं बड़े बड़े आदमी, सचमुच बड़ी मूछें, इतने बड़े आदमी अभी तक पढ़ने आते हैं, ना जाने कब तक पढ़ेंगे क्या। हामिद, खास से उसमें हामिद वाला जो अगर आ गया, इससे आपको पता चल जाएगा कि ईदगाह कहानी में से पूछा गया है। तो हामिद जब स्कूल देखता तो वो बातें कर रहा है, ठीक है। इस विषय में सब सहमत थे, समझू ये बैलों का मूल्य देना चाहता है, तो खास से 2 बैलों की जोड़ी में से पूछा गया। तो अगर आप डिफाइन कर ले रहे हैं कौन सी कहानी पूछी गई, कौन से उपन्यास में से आया है, तो आप इसका प्रसंग और संदर्भ सहित व्याख्या आराम से लिख पाएंगे। और संदर्भ सहित व्याख्या भाई मेरे पेपर में लिख करके ही आनी है। संदर्भ सहित व्याख्या अच्छे से लिख करके आइएगा, और आपको एग्जाम में मार्क्स भी अच्छा ही मिलेगा, याद रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और बाकी आप लोग 4 क्वेश्चन कर दीजिएगा, जैसे सेवा सदन मैंने पढ़ा रखा, क्वेश्चन कर देना, करबला मैंने पढ़ाया, क्वेश्चन कर देना, शतरंज के खिलाड़ी मैंने पढ़ाया, क्वेश्चन कर देना, ईदगाह मैंने पढ़ाई, क्वेश्चन कर देना, ये 2 बैलों की जोड़ी पढ़ाई, क्वेश्चन कर देना अच्छे से। तो 4 कोई भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे शांता का चरित्र, साहित्य का उद्देश्य क्या है, पूछ की रात मैंने आपको बताया। तो आप लोग क्वेश्चन भी आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि मैंने प्रेमचंद के उपन्यास भी बता रखे। तो जितना मैंने पढ़ा रखा है और जो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप इतना करके आएंगे तो आपका एग्जाम भाई मेरे सच में बहुत अच्छा जाएगा, और आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 3 संदर्भ सहित व्याख्या करना है और 4 एग्जाम में क्वेश्चन करना है। इतना करके आइएगा, एग्जाम आपका डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ 100% अच्छा ही जाएगा, और पेपर आप सभी का अच्छा ही जाएगा। जो मैंने जितने चैप्टर पढ़ाए उसको अच्छे से पढ़िए, और 3 संदर्भ सहित व्याख्या एग्जाम में करके आइए। एग्जाम में जरूर कहता हूँ कि 70 से 80 नंबर, कितना 70 से 80 मार्क्स आपका आराम से आ सकता है, अगर आप पेपर अच्छे से लिखते हैं, और 60 से ज्यादा तो आ ही जाएगा अगर आप पेपर बहुत। देखो मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, जो मैं सच्चाई मैं वही बात बता रहा हूं। 70 से 80 नंबर लाया जा सकता है, 60 से 70 के बीच में नंबर आसानी से आ सकते हैं। और आप लोग पेपर लिख करके आओगे, जब रिजल्ट आएगा तो आप लोग देखोगे 60 से 70 के बीच में, 70 से 80 के बीच में ज्यादातर लोगों के मार्क्स 100% आएंगे। जो मैंने बताया अच्छे से अगर आपने लिखा तो इतना मार्क्स आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। बाकी आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं।